तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए, जहां पर अब तक बाजारों में दिन भर बेहद मजबूती के साथ होता कारोबार। कल है वायदा कारोबार की महीने की एक्सपायरी, उससे पहले आखिरी 1.5 घंटे में क्या करें आप, ये आपके लिए फोकस का विषय। स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन बना हुआ है, आखिरी 1.5 घंटे में और ज्यादा एक्शन बाजार दिखाएगा, यही जानेंगे अनिल जी के साथ। बताएं सर, इस समय की बड़ी बात है। दीप, बड़ी बात है इस वक्त की यही कि बाजार में दूसरे दिन लगातार बेहतरीन तेजी होती दिख रही है और 75 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी दिन के हाई पॉइंट के आसपास 17,575 के आसपास है। बैंक निफ्टी लगभग 500 अंक उछलकर 37,800 के ऊपर टिकने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। निजीकरण के लिए कानून बदलने की खबरों से सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी होती हुई दिख रही है और न सिर्फ सरकारी बैंकों में बल्कि पीएसयूज, मेटल शेयर, छोटे मझोले शेयर, ये आज जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। विक्स 2 दिन की उछाल के बाद आज 10% नीचे आता हुआ दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स सुस्त है, किसी तरह के काम करने के मूड में है नहीं और यूरोप के बाजार 0.5% तक की मजबूती दिखाते हुए इस वक्त। तो ये है अब तक का बाजार का बड़ा एक्शन आपके लिए। जी तो यह है आपके लिए इस बाजार का बड़ा एक्शन। सर, तेजी देखकर काफी लोग खुश होंगे। कल के मूड माहौल सुधरने के बाद आज और अच्छा एक्शन बन रहा है। 550 थोड़ी ट्रबल हुई, आप भी सुबह कह रहे थे निफ्टी को क्रॉस करने पर निफ्टी बैंक एक बार फिर से लीडरशिप के आसार दिखा रहा है। वहीं से आनी थी दीप लीडरशिप, उसमें कोई डाउट ही नहीं। तो वो लीडरशिप आपको मिलती हुई दिख रही है और एक अच्छी बात जो है दीप वो ये कि लगभग अपने जो हाई लेवल के आसपास पहुंचा बैंक निफ्टी जी, और वहां से हल्की फुल्की करेक्शन अब आती हुई दिखी है। तो 17,600 के आसपास निफ्टी का लेवल और 37,825 37,975 की रेंज का बैंक निफ्टी का लेवल। तो नीचे के लेवल भी आज सपोर्ट के तौर पर टेस्ट किए एकदम परफेक्ट, और ऊपर के लेवल भी सपोर्ट के लेवल पर टेस्ट किए और आखिरी घंटे में हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल से आती हुई दिख रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा अगला 1.5 घंटा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनिल जी से उनकी स्ट्रैटेजी भी जानेंगे, डेटा क्या कह रहा है ये भी जानेंगे, और कल मंथली एक्सपायरी है तो उसके लिए भी करेंगे हम तैयारी। आइए बता दें आज का पूरा एक्शन, कौन से इवेंट्स, कौन से ट्रिगर्स हैं जहां पर रखनी है नजर, और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स भी। मानसी और वरुण हैं तैयार। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं इवेंट्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सीमेंस के नतीजे और साथ ही डिविडेंड पर फैसला आने वाला है जिस पर नजर रहेगी। इसके अलावा ध्यान रखिए यूएस Q3 जीडीपी के आंकड़े भी आज जाने वाले हैं और ग्लोबल मार्केट से जुड़े कुछ ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है। साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे और साथ ही FOMC के मिनट्स पर भी नजर रहेगी। कल गुरुवार के दिन नवंबर सीरीज की एक्सपायरी होने जा रही है। इसके अलावा ट्रिगर्स MTNL पर नजर रखिएगा। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बदलाव को लेकर वोटिंग कल होने जा रही है। वोडाफोन आइडिया का 20% का टैरिफ हाइक जो है वो कल से लागू होता हुआ दिखेगा। टेक्समैको रेल का 164 करोड़ का राइट्स इशू जो है वो कल बंद हो जाएगा। ऑफर प्राइस जिसका 23 रुपए का है और एंटाइटलमेंट रेशियो 2:7 का है। बजाज हेल्थ केयर कल NSE पर लिस्ट होने जा रही है जिस पर फोकस रखिए, और साथ ही थैंक्स गिविंग के चलते यूएस के बाजार कल बंद रहेंगे। वहीं जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये भी एक ट्रिगर जिस पर नजर आएगी। 26 नवंबर के दिन MRPL पर फोकस कीजिए। ONGC के साथ मर्जर पर 26 नवंबर के दिन एक बोर्ड बैठक हो सकती है। इस दिन यूएस के बाजार आधे दिन के लिए खुले रहेंगे, थैंक्स गिविंग के ही चलते आधे दिन की छुट्टी है। वहीं भारती एयरटेल पर नजर रखिएगा। टैरिफ की बढ़ी हुई दरें जो हैं वो 26 नवंबर यानी कि शुक्रवार से लागू होते हुए दिखेंगी। छुट्टी कब है अमेरिका में, कल या आज? सर कल रात को छुट्टी, गुरुवार को। शुक्रवार को आधा दिन। क्यों? 4 दिनों का लंबा वीकेंड दे दो, क्या दिक्कत क्या है? सर देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। गुरुवार की छुट्टी, शुक्रवार को आधा दिन, मतलब क्या कर लेंगे ऐसा? मतलब क्या अमेरिका की GDP 0.5% बढ़ जाएगी आधा दिन में? वैसे ये जो थैंक्स गिविंग के बाद वाला फ्राइडे होता है वो ब्लैक फ्राइडे सेल्स होती है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट्स बिक वाली वही होती है। तो वैसे भी कोई ऑफिस आने नहीं वाला, वो नाम के लिए मार्केट खुलने वाली है। वॉल्यूम से कुछ नहीं, ऐसा नहीं है भाई साहब। जब खुला होता है ना मार्केट तो काम करने पड़ता है। आप सपोज आप अमेरिका में एंकर होते तो क्या करते? आप मेरे को बोलते नहीं आऊंगा। चलिए मार पड़ जाता। लेकिन अनिल जी सही में नहीं आते वहाँ पे काम पे लोग, जो एटलीस्ट मैं JP मॉर्गन में था और वहाँ पे ये थैंक्स गिविंग डे के बाद वैसे ही फ्राइडे को नहीं आते थे, हाफ डे में चले जाते थे। अच्छा। थैंक्स गिविंग के बाद तो आधा स्टाफ गायब ही रहता था। चलो ठीक है, अमेरिका वाले लगे रहो। हाँ, वो ज्यादा जरूरी है कि वीकेंड पे शॉपिंग वॉपिंग करे, इकोनॉमी मजबूत करे, वो ज्यादा जरूरी। आधा दिन आके क्या कर लेंगे? ऑफिस में बैठने के बजाय बाहर निकल के खर्चा करेंगे और लंबा वीकेंड कर दे तो कहने क्या है।
बिल्कुल, तो अमेरिका में लंबा वीकेंड, हमें ऑफ कोर्स करना पड़ेगा काम, और कल है यूएसए बाजार में छुट्टी। अभी तो मना के आया दीप लंबा वीकेंड सर वो 3 तो दिन लास्ट वीक था, तो डीप ग्लोब भूल भी गए सर। ऐसा लगता है कुछ कुछ यूरोप के देशों में हो गया ना 4 days वीक। हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वहाँ पर। चलिए ठीक है, फिर बाद में इसकी अगली प्रोसेस में 4 days ऑफ होगा। हफ्ते में 4 दिन। वो जबरदस्त हो जाएगा सर। चलिए कुछ खबरों वाले शेयर्स ये भी जान लें वरुण के साथ। वरुण बताएं। ओके, तो दीप सबसे पहले लाइका लैब्स यहाँ पे सुबह से ही तेजी देखने मिले, क्योंकि इस कंपनी के लिए ओपन ऑफर आने वाला है 130 रुपये 50 पैसे के भाव पे 74.6 लाख शेयर जो है उसके लिए ओपन ऑफर आएगा। L&T तमिलनाडु सरकार के साथ डेटा सेंटर के लिए इस कंपनी ने करार किया है। अगले 5 साल में 90 मेगावाट क्षमता वाले डेटा सेंटर जो ये कंपनी बनाने वाली है। थर्मैक्स, इस कंपनी को 830 करोड़ का ऑर्डर मिला है। स्पाइस जेट, सिविल एविएशन मंत्रालय की तरफ से बयान आया है कि उड़ान स्कीम के तहत 50 नए रूट लाने की तैयारी है। दिसंबर तक 50 नए रूट जो है वो यहाँ पे लाने की योजना है। L&T इन्फोटेक PIH ग्रुप के साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक करार इस कंपनी ने किया है। JSW स्टील सब्सिडरी कंपनी ने वेस्ट वेव मैरीटाइम के अधिग्रहण कर लिया है। मिंडाकॉर्प FP वेस्ट सोलार में 19.94% हिस्सेदारी जो है ये कंपनी खरीदने वाली है। छोटा एक्विजिशन है, करीब 2.25 करोड़ के आसपास का। इन्फोएज ग्रेट टिप सॉफ्टवेयर का अधिग्रहण इन्होंने किया। 28.73% हिस्सा जो इस कंपनी में खरीदा है। 30 करोड़ में हिस्सा जो है वो खरीदा गया है। BLS इंटरनेशनल, इस कंपनी के लिए खबर आई है कि कॉर्पोरेट बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए इस कंपनी ने करार किया है PNB और सेंट्रल बैंक के साथ। ब्लॉक डील्स हुई है ट्राइडेंट में 69 लाख शेयर्स की, HDFC बैंक में 74 लाख शेयर्स की, RBL बैंक में 27.4 लाख शेयर्स की और ONGC में 15 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारी खबरें जिन पर आज रखिएगा फोकस। आइए, हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। कुणाल सरावगी साहब हैं, संदीप वागले साहब, किरण यादव जी, नितिन मुरारका साहब, सच्चिदानंद उत्तेकर जी और आशु मदान साहब भी। आप सबका स्वागत है। आशु जी, एक बार पहले आपसे मार्केट का व्यू ले लिया जाए। आप पिछली मुलाकात में निफ्टी का बुल कॉल स्प्रेड बनाकर भी गए थे। आई एम श्योर वो प्रॉफिट में होगा। अपडेट भी दे और साथ ही व्यू भी। अरे जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमने बुल स्प्रेड बनाया था कि 200 पॉइंट की निफ्टी की रिकवरी लगती है। जब 17,400 का निफ्टी था तो वहां से अनिल जी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की, और मुझे लगता है कि अभी भी कल के दिन में निफ्टी की, अनिल जी, चाहे मार्केट टेम्परेरीली या इंटरमिटेंटली मंदी हो, लेकिन क्या होता है कि जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो 2 दिन के लिए मार्केट डिफरेंट वजह से चलती है और फिर उसके बाद नॉर्मल डेज में मार्केट डिफरेंट तरह से चलती है। तो जो मुझे लगता है कि अनिल जी कई बार क्या होता है कि अपने लॉसेस वो बचाने के लिए या कम करने के लिए लोग एग्रेसिव कॉल राइटिंग करते हैं, डबल ट्रिपल बेच देते हैं। तो मैंने देखा, मुझे लगता है कि 17,500 600 में काफी कॉल राइटिंग हुई है, और जो पुट वाले को लॉस होना था अनिल जी, वो तो जब आपने कहा था 1 करोड़ 2 करोड़ पुट है वो तो हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अनिल जी अभी कॉल वाला थोड़ा सा ट्रैप है कल तक के लिए, तो थोड़ी सी रिकवरी और आती है। तो पहला तो अपडेट है अनिल जी कि वो जो 500-600 का कॉल स्प्रेड बना था 17 रुपए क्रेडिट में, अब वो डेबिट में बन रहा है 10-12-15 रुपए, तो उसमें 25-30 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा है, वो बुक कर लेना चाहिए। दूसरा कॉल अनिल जी मैंने कल दिया था अपोलो टायर का, जो मैंने कॉल करके दिया था कि मार्केट में यहाँ से रिकवरी लगती है और अपोलो टायर अच्छा लगता है। अपोलो टायर वहां से 10 रुपए बढ़ गया है। मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यू करना चाहिए। अपोलो टायर को लंबा भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं लगती। अब अनिल जी, जिस व्यू को मैंने शेयर किया कि अभी कल तक में और रिकवरी आ सकती है, तो उसको प्ले कैसे करना है, उसके लिए एक बुल स्प्रेड है। अगर आप कहें तो मैं अभी शेयर करता हूं आपसे निफ्टी का बुल स्प्रेड आशु सर देना चाह रहे हैं। आइए एक बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु सर। दीपांशु, 17,550 की कॉल चल रही है इस वक्त 66 रुपए के आसपास। तो ये कॉल लेनी है 550 की, क्योंकि जो इन द मनी है, मतलब एट द मनी कह सकते हैं, 556 का निफ्टी स्पॉट पे चल रहा है, और 650 की बेचनी है 2, जिसका भाव चल रहा है 24 रुपए। तो दीपांशु ये स्प्रेड बनेगा 18 रुपए में। तो दीपांशु अगर मैं सही जाता हूं कि मतलब जो मेरी सोच है कि और 50 से 100 पॉइंट की रिकवरी और आ सकती है निफ्टी के अंदर, तो दीपांशु ये 650 में तो अगर के आसपास जाता तो इसमें जैकपॉट लग जाएगा। 750 तक सेफ है। हमारा जो पिछला स्प्रेड था वो भी 700 तक सेफ था, अभी हम 600 के भी नीचे चल रहे हैं। तो सिर्फ 18 रुपए देके कल की अगर एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग का किसी ने मजा लेना है तो बिल्कुल लेना चाहिए, अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर मैं गलत गया, अगर मार्केट बिल्कुल यहाँ से उल्टी हो जाती है और कल की शॉर्ट कवरिंग नहीं आती, तो मात्र 18 रुपए हमारे मैक्सिमम जाएंगे। वो भी हम मतलब उसको भी वी कैन मेक गुड दैट लॉस
क्योंकि वो प्रीमियम लास्ट तक रहता है, या अनलेस के 300 पॉइंट निफ्टी घट जाए, जो कि ऐसा कहीं से दिखता नहीं है। बैंक निफ्टी में रिकवरी आई है, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। बट निफ्टी में मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द ऑप्शन राइटर्स एक शॉर्ट कवरिंग और आ सकती है अगर मार्केट यहाँ पे टिकता है तो मुझे लगता है 16 से 18 रुपए की कॉस्ट में ये स्प्रेड बनाना चाहिए और पूरे मजे लेने चाहिए, क्योंकि मजे लेने के दीपांशु पैसे कम देने चाहिए कि लॉस नहीं होना चाहिए। और अगर 100 पॉइंट बढ़ जाता था दीपांशु, ये जो 18 रुपए है, ये 18 रुपए आपके 100 रुपए भी आपको दे सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये 18 रुपए आपको 70-80 रुपए भी दे सकते हैं, 100 रुपए भी दे सकते हैं, अगर मार्केट में शॉर्ट कवरिंग उस तरह से आती है। नहीं आती तो अपना कोई लॉस नहीं होगा। तो मुझे उस तरह से ये टेम्परेरी जो बाउंस है या अप मूव है, इसको प्ले करना है। ठीक बात है। और अगर किसी ने 600-700 बुक करना है वो कर सकता है, जिसको 600-700 कैरी करना है, 500-600 कैरी करना है, जो परसों का स्प्रेड था वो भी कैरी कर सकते हैं। अच्छा, पुराना है होल्ड करें, और नया बनाना चाहें तो 550 का एक कॉल ऑप्शन खरीदिए और 650 के 2 बेचिए। और 2 चीजें होंगी इसमें जी, पैसे बनेंगे, उससे ज्यादा एक चीज जो आमतौर पर आशीष सर को सुनकर कम बनती है, मजे। तो मजे ज्यादा बनेंगे। आशीष ने 3 बार बोल दिया एक्सपायरी के मजे लेने हो, तो एक्सपायरी के मजे लेने हो तो आशीष सर की ये बेहतरीन कॉल है। और अब आप है ना, हर वक्त आशीष सर आए स्क्रीन पे तो डरा मत करिए। खराब बाजार में आपको लगातार 2 बार बेहतरीन कॉल दिए, खरीदारी की। बिल्कुल। मजबूत बाजार में कमजोरी के कॉल भी दिए और वो हुआ भी, राइट, हुआ है, एकदम हुआ है। तो दोनों तरफ के कॉल आपके लिए आ रहे हैं, इसलिए उनको स्विंग के सुल्तान है। आइए स्वागत करते हैं अब वागले साहब का। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। मुझे अडानी पोर्ट्स बाय करना है। मुझे इसमें एक ब्रेकआउट दिख रहा है 764 765 के करंट भाव से बाय करें। मेरा मानना है ये कल तक 780 783 ये इसके टारगेट्स होंगे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 757। और हमने हमारे क्लाइंट को 1 रुपए नीचे अभी एक 10 मिनट पहले ये कॉल दिया है। ओके, ये है आपके लिए अदानी पोर्ट पर खरीदारी करने की राय। 765 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। बिगुल अगला सचिन जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, यहाँ पर निफ्टी में एक अच्छा पुलबैक आया है, बट आईटी काफी नेगेटिव हो रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस में कल जो एक उछाल आया था उसके बाद काफी मुनाफा वसूली हुई है एंड फ्रेश ब्रेकडाउन यहाँ पर नजर आया है। लगभग 1720 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है और कल का जो स्विंग लो था वो भी ब्रेक हो रहा है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 1670 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह होगी इन्फोसिस इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 1718 के आसपास एंड फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने हैं इन्फोसिस के फ्यूचर। ओके, इन्फोसिस में बिकवाली की राय, क्या बात है, वाह। 1705 के आसपास यहाँ पर आपको बेचना है। 1718 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। और टारगेट कितने बता रहे हैं सर? टारगेट एक बार बताइए सचिन जी। अनिल जी 1670 टारगेट होगा 1670 के टारगेट के लिए। आशीष जी, आपको ऐसा फीलिंग तो नहीं हो रहा कि आप पीछे रह गए? अनिल जी, मैं तो ऑन एयर भी बोल चुका हूं और दोबारा बोलता हूं कि इस मंदी में जितने स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स और मंदी के कॉल सचिन ने निकाले हैं, मतलब हैट्स ऑफ टू यू है। हमने तो अनिल जी ओवरऑल डायरेक्शन दी, लेकिन जो स्पेसिफिक कॉल स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए, और अनिल जी मैं बिल्कुल एंडोर्स करता हूं, क्योंकि अभी पिछले दिनों में अगर अनिल जी आप ये देखिए, जो डेटा हमारे इंस्टीट्यूशन से भी आया है कि जो भी एफआई ने सेलिंग की है उसमें 3 प्रोमिनेंट सेक्टर्स हैं। एक है ये जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल, दूसरा आईटी, और तीसरा अनिल जी एफएमसीजी, और इन सब में भी सेलिंग हुई है। तो ये तो सेक्टर्स हैं अनिल जी बहुत ज्यादा वीक हुए हैं, और क्योंकि आईटी सबका फेवरेट भी रहा, मतलब आईटी नो ब्रेनर है। आईटी को लगता था कि सबसे सेफ हेवन है, मतलब कोविड नो कोविड में भी आईटी अच्छा है। तो ऐसे में अगर किसी स्मार्ट मनी ने अनिल जी आईटी बेचा है, तो आप देखिए आईटी में सब कैसे ट्रैप हो गए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मतलब हालांकि भाव काफी नीचे का आ गया है, और अब वो जनवरी के रिजल्ट फिर शुरू हो जाएंगे, तो मतलब मेरी हिम्मत कम है इन नीचे के भाव में बेचने की। लेकिन सचिन का जो अभी पिछले 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो आइडेंटिफाई किया, तो अनिल जी मतलब आई रियली अप्रिशिएट। ओके सचिन जी, आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर आशु जी की बड़ी पैनी नजर है। आपका 1 महीने का ट्रैक रिकॉर्ड, जो भी शॉर्ट कॉल देता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छे से आशु जी रखते हैं, और मौका रखते ही तारीफ का कोई मौका छोड़ते नहीं हैं। इस बीच बहुत खामोश है हमारे कुणाल जी।
कोई कॉल आ नहीं रही। बर्थडे है ना। बर्थडे तो आज दिन भर शो के बाद तो बिजी रहे होंगे फ़ोन लेने में, बधाइयाँ लेने देने में, लेकिन एक विशेष बधाई भी आने के लिए तैयार है। अच्छा सर। कुणाल जी के लिए। अच्छा, कहाँ से? कहीं से तो आएगी। आएगी और गिफ्ट के साथ आएगी। गिफ्ट के साथ बिल्कुल 100% इंतजार कीजिए कुणाल जी, आप भी और हम भी कर रहे हैं। तब तक आइए बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। देखिए जी, टारगेट ट्रेड 17,600 की पुट ऑप्शन होगी जो 115 116 के आसपास लेनी है। अभी थोड़ा सा एक बहुत तेजी से मार्केट गिरी है तो ये बढ़ गई है पुट, बट टारगेट हमें पुट में ही रखना है। मार्केट 17,500 के नीचे एक्सपायरी हो सकती है, क्योंकि आज जब 17,600 के आसपास आई थी तो कॉल राइटर्स ने बहुत एग्रेसिवली डिफेंड किया है और उसके बाद मार्केट गिर रही है। और ये पूरे लास्ट 2 वीक में देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड सा रहा है, तो जो कल एक्सपायरी है वो हो सकता है नेगेटिव एक्सपायरी हो, तो उसको देखते हुए हमें टारगेट 17,600 की पुट पे करना है। जो कोशिश करेंगे, अगर 112-13 के आसपास अभी मिलती है तो लेना चाहिए। 118 का भाव है अभी। स्टॉप लॉस इसका बनेगा करीब करीब 70 रुपए का और टारगेट इसके बनेंगे 200 रुपए के। ओके, तो 200 रुपए के टारगेट के लिए 17,400 की पुट खरीदने हैं, ये है आपके लिए नितिन जी की तरफ से राय। और जैसा नितिन जी कह भी रहे हैं, ऊपरी स्तरों से फिर से बाजार में गिरावट आती हुई दिखी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप पिछले 5 मिनटों में देखें, कुछ दिग्गज जहां पर प्रेशर बनते हुए दिख रहा है तो रिलायंस उनमें से एक है जो बाजार पर आपको प्रेशर बनाते हुए दिखा रहा है। डेज लो पर रिलायंस आया है और साथ ही निफ्टी में भी आप देख रहे हैं दबाव बनते हुए दिखाए इस समय। तो ऊपरी स्तरों से हल्के होते हुए दिख रहे हैं बाजार और यहाँ से आपको प्रेशर भी बनते हुए दिखेगा। इन्फोसिस पर भी वीकनेस है, टेक महिंद्रा भी गिरावट दिखा रहा है, HUL ITC भी आज कमजोर होते हुए दिख रहे हैं और LNT यहाँ पर भी गिरावट है। दिग्गजों से आप देख रहे हैं बाजार पर प्रेशर बना है। मारुति में आज गिरावट आती हुई दिख रही है। किरण जी जरा राय दें, मारुति पर 8,200 के स्तर पर गया था, वहां पर अच्छी मूव्स भी आ रही थी, पर जो गिरावट आई है और रिकवरी में पार्टिसिपेट भी नहीं किया है मारुति ने, क्या राय बनती है सर इस पर? थोड़ी सी करेक्टिव रैली देखने को मिल रही है दीप। पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी और आपको। और जिस तरीके से ऊपर से बिकवाली हावी होती नजर आ रही है, मेरा मानना है कि और एक करेक्टिव रैली और जा सकती है। वैसे भी सारे 4 व्हीलर स्पेस में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली मारुति का नाम छोड़ दे तो M&M में मुझे थोड़ी सी ज़्यादा बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। तो मेरा मानना है कि मारुति में आपको ऑन द लोअर साइड 7500 के आसपास के लेवल्स जो कि नेक्स्ट सपोर्ट लेवल्स है वो टेस्ट होते नजर आ जाएंगे। और M&M की बात करें तो M&M में भी मुझे लगता है कि इधर से और थोड़ी गिरावट हावी हो सकती है और 880 870 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऑटो काउंटर्स वीकनेस में सबसे आगे हैं। हल्का सा ही रिबाउंड आया था पर ऑटोज की चाल आज फिर से बिगड़ती हुई आपको दिख रही है। वीकनेस कुछ बैंक्स में भी आई है। इंडसइंड बैंक फिर से गिरते हुए दिखा है, नजर रखिएगा उस काउंटर पर भी आज गिरावट के साथ ही ट्रेड होते हुए वहां पर भी दिख रहा है। थोड़े पावर स्टॉक सुबह होल्ड आउट कर रहे थे, वहां से भी अब वीक ही संकेत आ रहे हैं। तो ओवरऑल बाजार का मूड माहौल बिगड़ते हुए और 17,500 के नीचे अब आपको निफ्टी भी आते हुए दिख रहा है। तो कमजोरी का रुझान बना हुआ है बाजार में। आई कुछ काउंटर्स जहां पर एक और राय ली जाए जो वीकनेस आती हुई दिख रही है। माइंट्री भी इस समय करेक्ट हो रहा है मिड कैप IT से, ये भी एक स्टॉक है जो करेक्शन दिखा रहा है। जरा माइंट्री पर अपनी राय दें सचित जी, क्या राय बनती है? क्योंकि IT में अभी इन्फोसिस का शॉर्ट आया था, मिड कैप IT भी गिरने के लिए तैयार। देखिए, माइंट्री का स्ट्रक्चर अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो काफी रोबस्ट रहा है। इनफैक्ट पिछले अगर 6 महीने का डेटा देखें तो कभी भी इसने अपनी वीकली क्लोजिंग अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं दी है। बट ये पहला हफ्ता है जब ये पर्टिकुलर लेवल वापस चैलेंज हो रहा है। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है काफी क्रिटिकल जंक्शन पे है। 4700 का एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अगर ये पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल ब्रीच हो जाता है तो मुझे लग रहा है एक काफी बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रिगर होने के चांसेस है। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए जो एक प्रीवियस स्विंग था अराउंड 4910 के आसपास का, थोड़ा सा लंबा होगा फिलहाल के लिए। बट जिस तरीके से इसका RSI डाइवर्जेंस है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस रहूंगा। इनफैक्ट अगर किसी की एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पर मुनाफा वसूल करने की सलाह होगी। एंड अगर किसी को राइड करना है तो डेफिनेटली 4700 का एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस एटलीस्ट मेंटेन करें। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है तो 4400 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं मिलेगा।
4400 तक का गिरावट संभव है इस काउंटर में, नजर रखिए। माइंट्री गिरते हुए दिख रहा है, पर एक स्टॉक जबरदस्त रिकवरी आई है। किसी ने अगर आप लिस्टिंग और लिस्टिंग के बाद वाले दिन का एक्शन देखते तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। पेटीएम 1300-1350 के लेवल से अनिल जी ने आपको कहा था मंडे के दिन की खरीदारी करके देखिए। जबरदस्त रिकवरी कल और आज दमदार एक्शन दिखाता हुआ पेटीएम सर 1300 से 1700 की 400 रुपए की जर्नी 2 दिन में इस काउंटर में। क्या करना है सर इस पे? प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रॉफिट बुक करें अब? 1760 का हाई बनाया है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर रखना है तो 1700 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। लेकिन अब ठीक है, डीप देखिए 1250 के आसपास का लो था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, वहाँ से आप 1750 तक का हाई, क्या हाई बनाया 1760 का, यानी कि कितना 500 रुपये नॉन स्टॉप चला है जी। ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर वापस आपको मौका देगा नीचे में। ओके, तो अगर अनिल जी की सलाह पर आपने, मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है वहाँ। बिल्कुल सर, 2 दिन में और क्या चाहिए सर, वो भी ऐसे बाजार में जो इतनी वॉलेटिलिटी दिखा रहा हो। करेक्ट। तो जबरदस्त एक्शन आया पेटीएम में और डेज हाई के आसपास ही आपको दिख रहा है। अगर आप चाहें तो मुनाफा जरूर इस पर वसूलें। एक बार देख भी लेते हैं कि मंडे को क्या सलाह दी गई थी पेटीएम पर। अगर किसी को रहम है पेटीएम में, अब लेने का भाव तो आ रहा है। हाई रिस्क वाला मामला है और मैं अपनी गर्दन को दाव पे लगा, अगर आपके पेटीएम के आईपीओ में अलॉटमेंट लगा है और आपकी ताकत है रिस्क लेने के लिए, 1200-1300 रुपए के आसपास एवरेज करना चाहिए ताकि आप निकल पाए। या करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब लेवल है, अब लेवल सही है। 50% 60% आपकी इश्यू प्राइस नीचे, अब लेना। कल लगभग 1350-1360 रुपए के आसपास होने का यहाँ खरीदारी करनी चाहिए और बेचना नहीं है। तो लगभग 100 रुपए वहाँ से बढ़ चुका है, 1447 का हाई है। मेरे ख्याल से अगर आपके पास है तो अब होल्ड करें। तो ये थी आपके लिए सलाह मंडे को, जब मूड माहौल खराब था, दूसरे दिन स्टॉक गिर रहा था, खरीदारी की राय और वहां से देखिए एक तरफा मूव इस पर आती हुई दिखी है। पेटीएम जबरदस्त एक्शन दिखाता हुआ। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, आज हमने बात भी करी थी मैनेजमेंट के साथ, सर्किट पर है काउंटर, 20% का उछाल इसने भी आपको दिखाया, तो बढ़िया एक्शन इस पर भी बनते हुए दिख रहा है। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो अच्छा होल्ड आउट कर रहे हैं इस बाजार में, बट सामने आप थोड़ा वीकनेस का भी माहौल बनते हुए देख रहे हैं। आइए कुछ और काउंटर्स जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय ली जाए और जानते हैं कि क्या यहां पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस पर आज सुबह बात भी हो रही थी और अच्छे मोमेंटम में भी आया था। इस पर जरा अपनी राय दें नितिन जी। यूनाइटेड स्पिरिट्स मोमेंटम के बाद थोड़ा अटका था, आज फिर से मूव दिखा रहा है, यहां से और अपसाइड एक्सपेक्ट करते हैं? सपोर्ट 920 के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट है, तो पॉसिबल है कि यहाँ से 980 990 तक जाना चाहिए, तो पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो करीब 930 के आसपास रख करके पोजीशन होल्ड करना चाहिए। 30 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशन को होल्ड करिए, कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया एक्शन में आपको यूनाइटेड स्पिरिट्स आते हुए दिखेगा। एस्ट्रल पर भारी गिरावट है और कल आईटी रेड की खबर आई थी, उसके बाद स्टॉक गिरा था, आज भी 2% नीचे, और ये इसके बावजूद कि कच्चे तेल के दामों में हम कूल ऑफ आते हुए देख रहे हैं। वागिल साहब, किधर आते हैं सपोर्ट एस्ट्रल के लिए? यहां से और वीकनेस एक्सपेक्ट करते हैं सर? दीपांशु, 2200 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने ब्रेक किया है। मुझे लगता है ये 2150 2140 इसका अगला पड़ाव है। ये अगर ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा 2050 तक भी जा सकता है। तो हल्का सा माइल्ड निगेटिव व्यू होगा। इसमें स्ट्रेंथ तब आएगी जब 2220 की ऊपर सस्टेन करके होल्ड करेगा, तो फिर मैं 2300-2320 की बात करूंगा। तो ये है आपके लिए एस्ट्रल। कुणाल जी, जरा एक बार पिडलाइट पर भी अपनी राय दें, क्योंकि ये भी कमजोरी दिखा रहा है, और वीकनेस एक्सपेक्ट करें इस पे? देखिए, एक सपोर्ट के करीब अभी आ चुका है दीपांशु। जो सपोर्ट है स्टॉक में वो लगभग 2275 2275 के आसपास है, 2290 का भाव है। तो देखिए, अब इन स्तरों पर नया शॉर्ट तो आप खोल नहीं सकते। अगर पहले की कोई सेल की पोजीशन है तो होल्ड करें, प्रॉफिट बुक कर लें। इन स्तरों पर 2275 टूट गया तब आपको पिडलाइट पे और नीचे के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है कि फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। शॉर्ट पोजीशन अगर पहले की है कल की, तो उसको आज प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करना चाहिए। बिल्कुल, तो इंतजार करें, वेट एंड वॉच करें, थोड़ा वक्त और दें, लेकिन आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कुणाल जी, आपके लिए तैयार है बर्थडे गिफ्ट, और देने के लिए तैयार है हमारे खास मेहमान। आप कहेंगे मेहमान क्यों? उसका भी कारण है। क्या? 2 दिनों से गायब हैं। अच्छा। हाँ,
जो हमारा जो हर रोज आपकी आंखों के सामने रहे, सुबह शाम आपके साथ रहे, गायब हो तो एक मेहमान वाली फीलिंग आने लगती है। तो मेहमान के लिए स्पेशल पिक का भी बुलाया जाए। और अगर आप और हम उनकी एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं और तो सोच सकते हैं कि कुणाल जी कितनी ज़्यादा कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो कुणाल जी के चार्ट कॉर्नर के पार्टनर राकेश जी हमारे साथ है। बंसल जी, स्वागत है आपका। 2 दिन से आप पारिवारिक कारणों की वजह से छुट्टी पर है, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमने रिक्वेस्ट की कि कुणाल जी की बर्थडे तो आज तो आपको होना चाहिए। तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन पर जुड़ता हूँ और बर्थडे पर एक विशेष तोहफा कुणाल जी के लिए राकेश जी की तरफ से। राकेश जी, स्वागत है आपका, बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, मेरे को मौका देने के लिए अनिल जी। और मैं कुणाल जी के बर्थडे पर एक स्पेशल स्टॉक पिक निकाल के लाया हूँ। स्टॉक थोड़ा सा बड़ा हुआ है, तो पहली चीज है, नाम और दाम बताने से पहले बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं लेना है। 3-4 रुपए नीचे मिले तो बेहतरीन स्तर होंगे। स्टॉक है, गति और करेक्ट प्राइस है खरीदने की 166, 167, 166, 167 के अराउंड खरीदारी की राय है। स्टॉक में वीकली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है और स्टॉक 2016 की नेकलाइन को तोड़ने की तैयारी कर रहा है, तो करेक्शन पे इसको खरीदें। 157 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है। पहला टारगेट ट्रेडर्स के लिए पहला टारगेट है 189 का, 189, 199 पहली 2016 की हर्डल है। ये लेवल टूटेंगे और टूटने के बाद 238, 240 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो गति है मेरा एक स्पेशल बर्थडे पिक कुणाल जी के जन्मदिन के अवसर पे जो मैं व्यूअर्स को देना चाहता हूँ। ओके, तो गति और स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 167 क्लोजिंग नहीं, 157 क्लोजिंग खरीदने की राय है 167 के अराउंड। ओके, और आपकी एब्सेंस में जो कुणाल जी लगातार चार्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए जो पिक्स दे रहे हैं, आप सेटिस्फाइड और सहमत है ना? बिल्कुल अनिल जी, देखिए हम दोनों ने एक दूसरे को अनकंडीशनल पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। ओके कुणाल जी, धन्यवाद दे दे बंसल जी को आपकी बर्थडे पिक के लिए। अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद कर दे अनिल जी उनको। और अनिल जी, गति मेरे रडार पर भी था, मैं भी देख रहा था, तो अनिल जी बहुत बढ़िया स्टॉक खोजा है। तो अनिल जी इनसे ये पूछ लीजिए अगले बर्थडे तक क्या लक्ष्य हो जाएगा इसका? ओह वेरी गुड, आपने तो सीरियसली मतलब गिफ्ट मान ही लिया ऐसे। ओके बताइए बंसल जी, अगले बर्थडे तक का टारगेट पूछ रहे हैं। देखिए अनिल जी मेरा ऐसा माना है, मकर संक्रांति आती है ना, लोहड़ी आती है जो हमारी, गुड के सिनेरियो में लोहड़ी नहीं तो होली, इन 2 तक अनिल जी 238, 240 के लेवल देखने को मिलेंगे। ना ऐसा मत करो, आप सेफ टारगेट दो। आपको ये आपको टारगेट ये देना चाहिए कि 238, 240 का टारगेट है, और जब तक ये टारगेट ना आए तब तक आप अगली बर्थडे ना मनाएं। इसमें दोनों को फायदा है, आपका भी टारगेट बर्थडे के पहले आ जाएगा और कुणाल जी की उम्र नहीं बढ़ेगी। बर्थडे मनाएंगे तो उम्र बढ़ेगी ना भाई। कुणाल जी आप दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। यही तो कलाकारी मेरी, जिसकी वजह से सारे पैनल पे एक्सपर्ट मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जी कुणाल जी। अनिल जी बहुत बढ़िया आपने आज ये चीज बताई अनिल जी, इसका इस्तेमाल मैं जरूर करूंगा अनिल जी। बिल्कुल करिए, अच्छी चीज जो मिले जहां से मिले इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। बंसल जी धन्यवाद, जल्दी आपके दर्शन होंगे ऐसी हमारी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशल पिक के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी देर में सेठी साहब भी तैयार है जुड़ने के लिए और उनसे भी हम लेंगे कुछ बेहतरीन पिक, लेकिन उससे पहले बाजार थोड़े से हल्के होते दिखे। लाल निशान में फिसलने के बाद अब हरे निशान में 17,500 के आसपास वक्त बिताते हुए दीप, अच्छी बात है कि 17,485 का जो लो था सुबह का, उसी के लेवल से वापस से घूमे। और बैंक निफ्टी तो खैर अपने लो से तो बहुत ही ऊपर है, अभी तो 37,500 के नीचे भी नहीं गया है, तो उसके आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आपको। बिल्कुल, तो सपोर्ट लेवल्स बाजार होल्ड करते हुए दिख रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। अब देखते हैं यहाँ से एक्शन किस तरफ का बनेगा। बजाज फिनसर्व पर रखिए नजर, अभी अभी यहाँ पर एक मूव आती हुई दिखी। बजाज फिनसर्व थोड़ा मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए। और डेज हाई पर बजाज फिनसर्व आया है। किरण जी कोई राय बजाज फिनसर्व पर, जो गिरावट हुई थी उसके बाद अब संभलने की कोशिश कर रहा है, कैसे देखें इसके एक्शन को सर? दीप, जो ब्रेक डाउन देखने को मिला था, नेकलाइन थी, उस नेकलाइन के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अभी भी ये जो पुल बैक है, ये जो रैली है, उसको मैं पुल बैक का ही नाम दूंगा। अभी तक थोड़े बेरिश सेंटिमेंट्स ही नजर आ रहे हैं। हालांकि हमने कल और आज थोड़े से अच्छे पुल बैक्स देखने को मिले, पर मेरा मानना है कि वॉल्यूम इतने अच्छे नहीं है, तो ये पुल बैक के तौर पे ही देखना चाहिए। अभी कोई बुलिश सेंटिमेंट इस स्टॉक में अभी देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, तो फिलहाल कोई बुलिश सेंटिमेंट स्टॉक पर देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक्शन आते हुए दिख रहा है बजाज फिनसर्व पर। एलगी इक्विपमेंट, हिमांशु जी ने 2 दिन पहले इस काउंटर के बारे में बात करी थी, बढ़िया मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है और इस समय 17% की तेजी एलगी इक्विपमेंट के चार्ट्स पर आपको आती हुई दिखेगी। सचिन जी जरा इसके चार्ट को देखें, क्या चल रहा है सर एलगी इक्विपमेंट में?
सबसे बड़ी प्राइस एक्सपेंशन है वीकली बेसिस पे, तो मुझे लगा यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियस तो जरूर रहना चाहिए। बट एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से अपनी पोजीशन राइट करनी है अराउंड 255 के आसपास। जो एक 30 मिनट्स का स्विंग है, मुझे लग रहा है वहां पर अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करें। एंड जिस इंटेंसिटी से एक्सपेंशन है, लगभग अगर हम यहाँ पर एक कोई प्राइस टारगेट एक्सट्रैपोलेट करने की भी कोशिश करें तो वो नजर नहीं आ रहा है, तो प्योरली मोमेंटम प्ले होगा। तो राइड करें 255 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाए वैसे वैसे अपना स्टॉप लॉस 1 से 2% से इंक्रीज करें। तो ये है आपके लिए एलगी इक्विपमेंट। नजर रखिए, बढ़िया एक्शन में आ रहा है। काउंटर पर नजर रखते हैं बाजार के एक्शन पर। रेंज रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार, क्या बनानी है आपको स्ट्रैटेजी, आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, हल्की सी सुस्ती है डाउ फ्यूचर्स में, कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं है। कल तो ऑफकोर्स डेज हाई के करीब बंद हुआ था। नैस्डैक 2 दिनों से गिर रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी आज आपको मामूली गिरावट दिखा रहे हैं, कोई ऐसी भारी गिरावट नहीं है। यूरोप में पॉजिटिव एक्शन बन रहा है, हालांकि यहाँ पर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, बट पॉजिटिव है। कच्चा तेल ये भी पॉजिटिव मोमेंटम में दिखा रहा है, जो कल शाम को एक बाउंस बैक आते हुए दिखा था। गोल्ड और सिल्वर एकदम स्टेबल है, रुपया भी एकदम स्टेबल ट्रेड कर रहा है। सर बताएं क्या करना है इस समय। डीप रेंज बाउंड मार्केट है और सुबह भी आज 7 बजे भी 8 बजे भी हम यही बात कर रहे थे कि दोनों तरफ आपको मौका मिलेगा। ऊपर 17,600 के आसपास से वहाँ पे सप्लाई जोन शुरू होता है, एग्जैक्टली 17,600 का हाई बनाया है। बिल्कुल। अब इस वक्त आप सपोर्ट के नज़दीक हैं, खरीदारी करना चाहें बेहद एग्रेसिव है तो यहाँ खरीदें, लेकिन आखिरी 1-1.5 घंटे का मुंह देख लें। मेरे ख्याल से 17,400 17,440 ये 40 पॉइंट की रेंज है जहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए अगर आता है तो, ठीक है। और बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, आपके लिए खरीदारी करने की रेंज जो निकल कर आती है वो आती है 37,275 37,300 के आसपास, थोड़ा दूर है, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी भागा हुआ है। सो मेरा ये मानना है, पहले मैं डेटा बता दूं, 17,500 आपके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। अभी तक जो डेटा है 3:05 के पहले तक अगर 17,500 के ऊपर बने रह जाता है तब तो ठीक, और अगर नीचे गया तो फिर 17,400 17,440 आज ही आना चाहिए। आज ही अगर अगले आधा घंटे में 3:05 के पहले 17,500 के आप नीचे रहते हैं तो 17,400 17,440 आज ही आना चाहिए। और उसकी वजह क्या है, 17,500 के पुट पर लगभग 70 लाख शेयर है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शन में, जो कि हाईएस्ट है। उसके नीचे बने रहना मतलब ये है कि फिर आप यही मानेंगे 17,200 से जो करेक्शन आपने 17,600 तक का 400 पॉइंट का दिया है वो पूरा हो चुका है, और उसके बाद सेलिंग प्रेशर फिर से है, और ऐसे में बाजार थोड़ा नीचे आना चाहिए। तो आज उसके आसार ज़्यादा दिख रहे हैं थोड़े, लेकिन इंतजार करें, आखिरी 1 घंटा एक्सपायरी का भी 1 दिन पहले का ट्रेड है, तो 17,500 के नीचे बने रहना ज़्यादा ज़रूरी है 3 बजे तक, 3-5 तक, तो 17,440, और नहीं तो 17,550 और 17,600 फुल सप्लाई इस बीच में आएगी, तो ये आपके लिए रेंज होगी। 400-600 बीच में 500, 600 पार नहीं होगा क्योंकि वहाँ पर 63 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, ये भी ध्यान में रखिए। सिंपल है, ठीक है ना। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी, 37,500 मेक और ब्रेक लेवल है सपोर्ट के लिए। आज से कमजोरी आपको तभी फील करनी है जब आप 17,500 के नीचे ट्रेड करें। अभी तक आप कमजोर नहीं, भले ऊपर से 300 पॉइंट आप नीचे आए हो। 37,500 माफ कीजिएगा, 37,500 की इंपॉर्टेंस ये है, 27 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, 20 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं, तो 37,500 को होल्ड करना जरूरी है। 37,500 के नीचे अगर गए तो मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है, तब आपके लिए 37,275 और 37,125 के लेवल आ सकते हैं। अगर आप 37,500 के नीचे 3 बजे तक लगातार ट्रेड करें तो उसकी संभावना मुझे कम दिखती है, कम दिखती है। 37,450 37,500 सपोर्ट ले लेगा बैंक निफ्टी, और आएगा सपोर्ट तो बैंक निफ्टी से ही आएगा, निफ्टी से आने वाला है नहीं, ठीक है ना। तो 37,450 37,500 मुझे लगता है सपोर्ट लेना चाहिए, और बैंक निफ्टी एक रिकवरी दे सकता है। रिकवरी में कितना जा सकता है, 37,800 के आसपास, 37,800 से 37,900 की रेंज सप्लाई जोन है। और दीप आज सुबह हमने यही कहा था 37,750 से 37,975 की रेंज में बिना इन्विटेशन का इंतजार किया आपको पक्का बेचना है। 750 में बेचना है, 825 में बेचना है, 975 में बेचना है, तो 2 चांस आपको मिले, और वहां से आप देख लीजिए नीचे भी है। तो मार्केट रेंज बाउंड है। आज सारे संकेत अच्छे दिख रहे थे, फिर भी हमने दोनों तरफ के ट्रेड की बात की। बिल्कुल, तो आपके लिए दोनों तरफ का ट्रेड, तो इसलिए आप दोनों तरफ के ट्रेड लीजिए। नीचे आएगा तो डरिए मत, वहां पर खरीदारी भी करनी है, और ऊपर आए तो बेचने के लिए भी तैयार रहिए। तो 17,400 और 17,440 पे निफ्टी लेना है।
बैंक निफ्टी आपको 17,275, 37,275, 37,450 के आसपास आए तो लेना है। ऊपर में अगर पहले मिल जाए तो प्रॉफिट बुक करके शॉर्ट भी कीजिए। तो दोनों तरफ के ट्रेड के लिए रहिए तैयार। बिल्कुल, तो रेंज में है बाजार और दोनों तरफ के एक्शन के लिए आप हो जाइए तैयार। ये है सलाह आपके लिए अनिल जी की तरफ से। ठीक है, रेंज बाउंड एक्शन है बाजार का, आप मूड माहौल वैसे ही समझ सकते हैं। आइए स्वागत करते हैं सिटी साहब का उनकी शॉर्ट टर्म पिक्स। अच्छा, सिटी साहब थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इंतजार करते हैं। थोड़ा इंतजार, तब तक एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ बढ़ जाते हैं आगे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर बैंक्स को लेकर है। ब्रजेश, आज आपकी खबर के पहले सरकारी बैंक बड़े एक्शन में हैं ही, और सरकारी बैंकों से जुड़ी खबर है आपकी, राइट? बिल्कुल, काफ़ी हद तक सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है और दो तीन बैंक ऐसे हैं, तीन बैंक कहूँगा ऐसे हैं जिनको इससे सबसे ज़्यादा फायदा होगा। पहला तो SBI है, दूसरा IDBI बैंक है और तीसरा पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये फ़ायदा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये मैं बताता हूँ कि जो NARCL है, यानी जो आम भाषा में जिसको बैड बैंक का नाम दिया गया है, इस तरह से समझाने के लिए कि जो बैंकों के NPA खरीदेगा उनको सरकार ने 31 मार्च की डेडलाइन दी है, 31 मार्च 2022 तक की, कि जो 22 खाते जो चिन्हित किए गए थे, जो बड़े बड़े बैंक जो जिनके ऊपर बैंकों ने पूरी तरह से प्रोविजनिंग कर रखी है, इन 22 खातों की खरीद की जो प्रक्रिया है वो मार्च तक इनको पूरा करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इसी हफ्ते NARCL का जो मैनेजमेंट है उसके साथ बैठक की थी, बातचीत की थी और पूरा प्रोग्रेस समझा और उनको एक टाइमलाइन दी है 31 मार्च 2022 तक की, कि आप इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें, ताकि बैंकों की बैलेंस शीट से ये जो पूरा अमाउंट है NPA का, ये वहाँ से क्लियर हो जाए। और इसमें जो अगर टॉप 10 खातों की बात करें तो टॉप 10 खातों में सबसे बड़ा नाम जो है वो 22,500 करोड़ के आसपास का वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स का अकाउंट है, जिसका लीड लेंडर SBI है। इसी तरह से एमटेक ऑटो का करीब 9,000 करोड़ का अमाउंट है, लोन अमाउंट है, और यहाँ यूनियन बैंक जो है लीड लेंडर है। RNEL है, तकरीबन ये भी 9,000 करोड़ का अकाउंट है, और यहाँ पर IDBI बैंक जो है वो लीड लेंडर है। JP इंफ्राटेक काफ़ी चर्चा में, काफ़ी लंबे समय से ये अकाउंट जो है इसको लेकर के बैंकों की चिंता है। यहाँ करीब 8,000 करोड़ का अमाउंट है, यहाँ भी IDBI बैंक लीड लेंडर है। इसी तरह से कास्टेक्स टेक्नोलॉजी, इसकी भी कहानी कितने साल से हम सुन रहे हैं कि इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, बात कहीं कुछ बनती दिखी नहीं, तो ये भी करीब 6,340 करोड़ का अकाउंट है और यहाँ भी लीड लेंडर जो है वो SBI है। इसके अलावा GTL, वीज़ा स्टील, विंड वर्ल्ड इंडिया, मीनाक्षी एनर्जी, लवासा कॉरपोरेशन, ये टॉप 10 अकाउंट्स जो हैं जहां पर काफ़ी बैंकों के पैसे फंसे हैं। हालांकि हैं तो कुल 22 अकाउंट, जिनकी पूरी लिस्ट भी हमारे पास है, लेकिन ये ऐसे बड़े खाते हैं जहां पर बैंकों के लिए पेन ज़्यादा है। तो इन खातों को लेकर के उम्मीद की जा सकती है कि मार्च की जो टाइमलाइन दी है सरकार ने, तब तक ये खाते इन खातों को जो है NARCL ले लेगी बैंकों से। तरीका ये होगा कि बैंकों के साथ मोलभाव किया जाएगा और उस मोलभाव के बाद जो भी रकम तय होता है आपस में, उसमें 15% अपफ्रंट कैश मिलेगा और बाकी जो 85% की रकम है वो सिक्योरिटी रिसीट के तौर पर दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने पहले ही जो है 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी का प्रावधान कर रखा है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब अब सरकार एक्शन में आ रही है और कह रही है कि भाई आपको जो जो लेने हैं बैड अकाउंट जल्दी से ले लीजिए। बिल्कुल, जल्दी से ले लीजिए। और ये क्योंकि ये इतने समय से पूरा फंसा हुआ सारा मामला था, बैंकों के सर से बोझ उतारना है सरकार को, खासतौर पर सरकारी बैंकों से। तो अब जैसे ना सरकारी बैंक ज़्यादातर ARCs को बेचते हैं, ठीक है, कि ये बैड लोन है हमारा, हमसे नहीं निपटेगा, आप हमको जो पैसा देना दे दो, आप संभालो, यही होता है अभी तक। तो अब उसके बजाय ये बैड बैंक को देंगे, राइट? करेक्ट। तो बैड बैंक मर्जी आए वो अकाउंट ले सकता है, या बैंक से डिस्कशन करेगा भाई कि ये आपका जो NPA अकाउंट है हम इस प्राइस में लेना चाहते हैं, बैंक कहेगा भाई नहीं नहीं मैं इसमें नहीं इसमें दूंगा, नेगोशिएट होगा, कैसे होने वाला है? बिल्कुल, सबसे मोल भाव होगा। अच्छा। मोल भाव होगा कि किस, अभी अगर करंट ट्रेंड में देखें तो जो हमें इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से जो कमोडिटी साइकिल वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो है बेहतर प्राइस हो सकती है, क्योंकि डिमांड है, उनका बिजनेस अगर टेक ओवर होगा तो शायद जल्दी रिकवर करेगा और जल्दी जो है वो रिकवर कर पाएंगे। एनर्जी वाला बिजनेस है, यहाँ पर भी काफ़ी उम्मीद है, खासतौर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले बिजनेस हैं, तो यहाँ पर इस तरह के खाते जो है वो शायद पहले लिए जाएंगे और यहाँ पर जो मोल भाव होगा वो वहाँ पर बैंक एक अपर हैंड में होंगे कि
उसको अच्छी तरीके से प्राइस कर पाएँ, उस पर मोल भाव कर पाएँ। तो इस तरह से ये आपस में मोल भाव के बाद जो है जो प्राइस निकलेगी उसका 15% अपफ्रंट होगा और बाकी के लिए 85% जो रकम तय होगी, जो रकम तय होगी उसका 85% जो है सिक्योरिटी रिसीट के जरिए दिया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर और सरकारी बैंकों के लिए एक अच्छी खबर। सरकारी बैंकों के लिए आज दो बढ़िया खबर होगी, एक ये और दूसरी खबर ये कि इस शीतकालीन सत्र में ब्रजेश एक बिल भी आने वाला है जी, सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर कुछ। जी, उसके बारे में जो कहा गया है कि जो लोकसभा में कामकाज का जो विषय होगा, पूरी उसकी जो लिस्ट बनती है वहाँ पर ये कहा गया है कि बैंकों के निजीकरण के लिए जो है कानून जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। और जैसा कि पहले भी नाम दो चर्चा में आ चुके हैं इनडायरेक्टली इंडियन ओवरसीज़ बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जिनके नामों को लेकर काफ़ी चर्चा थी, तो माना जा सकता है कि शायद ये बैंक पहले होंगे, क्योंकि बजट में सरकार ने खुद ये ऐलान किया था कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। ठीक बात है, तो ये है आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश की तरफ से आती हुई। बढ़ेंगे आगे, वक्त है सचिन जी से मुलाकात करने का। सचिन जी वही है ना इन्फोसिस की शॉर्ट वाले हाँ। बिल्कुल सचिन जी के लिए। बिना पूछे ही सचिन जी से जान लेते हैं। सचिन जी बताइए क्या शॉर्ट करना है अब? जी अनिल जी, थोड़ी सी मुझे लग रहा है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आ रहे हैं। टाटा मोटर्स से दो ऐसे मतलब कोई माहौल बनाने की जरूरत नहीं, आप खुल के दे सकते हैं। हम जैसा आपने आशु जी के साथ पहले शो नहीं किया कि आशु जी वो हमेशा से कहते हैं कि पहले गोली मारो और फिर पूछो कि तेरा क्राइम क्या है। शॉर्ट के मामले में तो ऐसे ही होता है। आशु जी सही यही था ना आपका डायलॉग? 100% अनिल जी, बिल्कुल 100%। मारिए गोली सचिन जी। जी अनिल जी, इनफैक्ट उनसे काफी सारी प्रेरणा मिली है एंड इनफैक्ट काफी कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। तो टाटा मोटर्स मुझे लग रहा है वेडनेसडे का अगर हम चार्ट देखें तो वहां पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद काफी लॉन्ग वहां पर ट्रैप हुआ था और एक इंटेंस सेलिंग हुई थी। तो जिस तरीके से वापस 1.5 दिन का ये पुल बैक आया है, मुझे लग रहा है काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी वापस टाटा मोटर्स में मिल रही है। 500 के आसपास का हर्डल इसका काफी स्ट्रॉन्ग है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है 470 475 के आसपास जो इसका एक इंटरमीडिएट सपोर्ट जोन है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट जोन वापस रिविजिट हो सकता है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉट्स डिप्लॉय करने की ही सलाह होगी टाटा मोटर्स इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 501 पे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। एंड मुझे लग रहा है कि नवंबर का अगर हम पुट भी देखें तो लगभग अराउंड 7.5 रुपए के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। तो ये भी लिया जा सकता है 1 से 1.5 दिन के लिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना चाहिए अराउंड 4.5 रुपए के आसपास। फिलहाल ये अराउंड 7.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। एंड जिस तरीके से इसका भी डेटा है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 14 से 16 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो डबल हो सकता है ये पर्टिकुलर पुट ऑप्शन। तो खरीदारी करनी है टाटा मोटर्स का 500 का पुट ऑप्शन या फिर बिकवाली करनी है फ्यूचर्स द्वारा 475 के टारगेट के लिए 501 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स में बिकवाली करने की राय। 475 ऐसा काउंटर ढूंढना है जो मतलब क्या कहना चाहिए, जिसमें सब लॉन्ग है। सब लॉन्ग है हाँ, जो आशीष जी आमतौर पर ढूंढते हैं कि भाई लॉन्ग कहाँ फंसे हुए हैं। आशीष जी फंसे हुए हैं इसमें लॉन्ग? अनिल जी, मैं बिल्कुल सचिन की कॉल एंडोर्स करता हूं और मतलब 94-95 पे मेरे भी रडार पे है कि 500 रुपए से टाटा को बेचा जा सकता है। अनिल जी, मेरे 2 एक्सपायरी के ट्रेड है, मैं बहुत जल्दी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अनिल जी, आई थिंक आपके थोड़े से ऑडियो में दिक्कत आ रही है, लेकिन आशु जी के लिए बिल्कुल सिंह के सुल्तान आशु मलान। बताएं सर। एक तो मतलब दोनों अपने ट्रेड में सचिन का इंटरवेंशन चाहूंगा, सचिन का। और अनिल जी, एक तो 230 रुपए की आईटीसी की पुट लेनी है अनिल जी, तो 1.25 रुपए मिल रही है। 230 की आईटीसी की पुट सिर्फ 1.25 रुपए मिल रही है। अनिल जी, अगर हमेशा आईटीसी क्या होता है, जो मैं आपको हर बार आइडेंटिफाई करके बताता हूँ कि बिकॉज ऑफ ओवरबॉट ये आखिरी एक्सपायरी वाले दिन 4-5 रुपए घट जाता है। तो अनिल जी मतलब आईटीसी के शेयर का लॉट साइज 3200 का है, तो 1.25 रुपए लगा के अनिल जी मतलब डबल तो मुझे लगता है कि शायद हो ही जानी चाहिए, पर 1.25 रुपए से ज्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। और 3-4 रुपए भी ये पुट हो सकती है, जो आईटीसी की फितरत है कि आखिरी 2 दिनों में घट जाता है और आखिरी दिन में घटता है। तो अनिल जी, एक तो पुट ये आईटीसी की लेनी है कल की एक्सपायरी के लिए। दूसरा वेदांता में, अनिल जी वेदांता की
भी 350 की पुट लेनी है। आज पूरे दिन अनिल जी मार्केट में पॉजिटिविटी भी आई, रिकवरी भी आई, ऊपर शॉर्ट कवरिंग भी आई, पर वेदांता ने पार्टिसिपेट नहीं किया। मुझे लगता है अनिल जी वेदांता की 350 की पुट लेनी चाहिए, थोड़ी महंगी है, उसके चलते अगर आप 350 की लेके 340 की बेच दें तो अनिल जी वेदांता में बीएस बिल्डिंग मतलब वेदांता और आईटीसी दोनों की पुट, और तीसरी कॉल जो टाटा मोटर की सचिन ने दे दी है, तो अनिल जी अगर आप इजाजत दें तो मैं दोनों में सचिन का व्यू चाहता हूँ ये आइडेंटिफिकेशन पे। एक मिनट तो 230 का पुट खरीदना आईटीसी का ₹1.25 में, राइट? ₹1.5 हो जाएगा सर? नहीं सर, ₹5 हो जाएगा, 4 गुना होगा सर ये। आप बोले डबल हो जाएगा, मैंने कहा 1.25 का 1.5 तो खाली होती तो आपकी ब्रोकरेज निकलेगी। अरे नहीं सर, ये तो ₹1.25 की चीज है, तो 4-5 रुपए घट जाएगा तो ये ₹5 हो जाएगा। देखिए बात है। ओके, दूसरा है वेदांता 350 वाला पुट खरीदना है, 340 वाला बेचना है, एक राइट? हाँ जी, एक अनिल जी, बिल्कुल एक। हाँ। वो भी इसलिए क्योंकि अनिल जी वेदांता का लॉट साइज बड़ा, पुट की प्राइस ज्यादा है बिकॉज ऑफ आईपीएल। तो मुझे लगता है कि वेदांता ने आज पार्टिसिपेट नहीं किया। अनिल जी हमें 5 रुपए में मिल जाएंगे, तो 3100 का एक लॉट है, 3200 का दूसरा लॉट है, तो अच्छे ट्रेड अनिल जी बहुत। ठीक है सचिन जी, आजकल आप ही आशु जी के व्यू के हिसाब से कॉल दे रहे हो, इसलिए आशु जी ने आपसे पूछा। नहीं तो एक जमाना था, वो भी ज्यादा पुराना नहीं, जब हर चीज के लिए कुणाल जी के पास जाया करते थे। लेकिन आज आपका दिन है, आशु जी बताइए, दोनों पर दीजिए राय, आईटीसी और वेदांता। अनिल जी, इनफैक्ट आशु जी के ही जुबान में बोल रहा हूँ कि ये तो 225, 223 तक का घर खुला है, एंड काफी सहमत हूँ मैं इनके शॉर्ट कॉल से, क्योंकि पिछले 3 दिनों का अगर डेटा देखें तो काफी सारे लॉन्ग यहाँ पर ट्रैप हुए थे, एंड जिस इंटेंसिटी से सोमवार के सत्र में पोजीशन ऐड हुई थी, मुझे लग रहा है लगभग ये पर्टिकुलर मोमेंटम कंटिन्यू रहना चाहिए इस पर्टिकुलर एक्सपायरी के लिए। तो 225, 223 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी शॉर्ट पोजीशन उनको मेंटेन करनी चाहिए। एंड वीडीएल में मुझे लग रहा है थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंजर्वेटिव रहूंगा। मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी भी डेटा है, एक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है अराउंड 337 के आसपास का, अगर वो पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। बट फिलहाल मुझे लग रहा है कि मार्केट की वोलेटिलिटी को बिल्कुल नजरअंदाज करते आ रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा, एंड यहाँ पर मैं थोड़ा सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा आशीष जी के पुट की पोजीशन से। बट आईटीसी डेफिनेटली मेरा भी एक हाई कन्विक्शन शॉर्ट कॉल होगा। ओके, ये है आपके लिए। आईटीसी में बिल्कुल पुट ऑप्शन खरीदें, वेदांता में आपके साथ नहीं है, फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करेंगे। आइए, लंबे इंतजार के बाद अब मुलाकात करने का वक्त है सेठी साहब से, और सेठी साहब के बाद हम बसिन साहब से भी मुलाकात करेंगे। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, आज क्या इरादा है? अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक दोनों में खरीदारी करनी है, और एक कैश मार्केट का स्टॉक है और एक फ्यूचर्स का स्टॉक है। और अनिल जी, ऐसे आमतौर पे मैं बोलता हूँ ऐसे तो लेट होते नहीं है कभी, बट जब कभी लेट हुए तो लेट होने के कारण व्यूअर्स को नुकसान हो जाता है। आज अनिल जी बहुत ही लक अच्छा है कि लेट होने की वजह से व्यूअर्स को फायदा हो गया, कि जो स्टॉक मैं रिकमेंड करने जा रहा था पिछले 10-15 मिनट में जो बाजार में गिरावट आई है, उसमें अब वो भी नीचे के लेवल्स में मिलेगा, तो बहुत ही अच्छा हो गया। अनिल जी, व्यूअर्स भी लकी है, मैं भी लकी हूँ। और अनिल जी, एक और फायदा ये हो गया कि मंडे को मैंने नोटा का इस्तेमाल किया था, और उसके एवज में कल मैंने उसको कंपेंसेट करने के लिए कॉल दिया था। अनिल जी, याद है आपको क्या कॉल था वो? हाँ, 2 दिए ना, एक तो जी और एक इंडिया बुल। हाँ, दोनों आज बड़े जोर से भागे। जी तो अभी भी बड़ा मजबूत है, इंडिया बुल भी मेरे ख्याल से 20-21 तक हुआ था शायद, राइट? हाँ, बिल्कुल। और अनिल जी तो कमाल ही हो गया, आज कल 312 में रिकमेंड किया था, आज 340 के हाई और टॉप परफॉर्मर था अभी थोड़ी देर पहले। वंडरफुल, क्या बात है। बताइए सर, अब आज क्या इरादा है? आज भी 4 दे दो, कल 2 मत देना। अनिल जी, आज तो 2 देने में भी दिक्कत आ रही है। ओके, बताइए सर, बताइएगा। अनिल जी, जो पहला स्टॉक है कैश मार्केट का, एक सॉलिड दमदार स्टॉक है। स्टॉक का नाम है सियाराम सिल्क मिल्क, जो कि अभी 454-455 के लेवल पे ट्रेड करता है। और मुझे अनिल जी याद है, ये स्टॉक आपका भी एक पसंदीदा स्टॉक है, और जी बिजनेस पे कवर भी होया हुआ है निचले लेवल्स पे, और निचले लेवल्स पे मैंने भी इसको रिकमेंड किया हुआ है। कंपनी एक सॉलिड कंपनी है जो फैब्रिक्स और रेडीमेड गारमेंट्स बनाती है, और कई सारे इंटरनेशनल पॉपुलर ब्रांड्स जैसे नेक्स्ट है, मार्क्स एंड स्पेंसर, केल्विन क्लाइन, टारगेट, इन सबको सप्लाई करती है, कैटर करती है।
कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर है रणवीर सिंह। फिर इनका एक कासा मोडा नाम का एक होम फर्निशिंग का ब्रांड भी है, जो कि एक जबरदस्त ब्रांड है और 1000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स है। सितंबर तिमाही के नतीजे तोड़फोड़ 52 करोड़ का पैट था, जो कि जून क्वार्टर में सिर्फ 12 करोड़ का था। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 12 करोड़ से 52 करोड़। तो पिछले साल तो खैर ठीक है, कंपेयर करना नहीं, उस समय लॉस में थी, 14 करोड़ का नुकसान था, उसके सामने 52 करोड़ का पैट। डेट इक्विटी रेशियो 0.1। और आज भी ये स्टॉक 14-15 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, जबकि टेक्सटाइल स्टॉक्स तो अभी 45-50 के मल्टीपल पे चलते हैं। बाकी अनिल जी, पूरा टेक्सटाइल सेक्टर ही फोकस में है, जैसे जो मैं बार बार कह रहा हूँ, चाइना +1 की स्ट्रेटजी का फायदा, PLI स्कीम का फायदा, और बाकी FIIs DIIs भी इसमें भरोसा रखते हैं। 12.5% भी उनकी हिस्सेदारी है, जिसमें DSP है अराउंड 7.45%। तो इस स्टॉक में ये 454-55 के लेवल पे खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 485-90 का, स्टॉप लॉस रखना है 445 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त सियाराम सिल्क मिल्स में खरीदारी करने की। दूसरा स्टॉक बताएं सर। दूसरा स्टॉक अनिल जी फ्यूचर्स से है, F&O स्पेस से है। स्टॉक का नाम है अलेम्बिक फार्मा लिमिटेड, APL लिमिटेड के नाम से ट्रेड होता है। 780 के लेवल पे दिसंबर फ्यूचर्स, मतलब दिसंबर के फ्यूचर्स खरीदने हैं। 780 का प्राइस चल रहा है अभी। एक 100 साल पुरानी कंपनी है, जो कि API फॉर्मुलेशंस और बल्क ड्रग्स बनाती है। करीबन 9 इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और पिछले साल 1.5 साल में एक बड़ा कैपेक्स किया कंपनी ने। 1800 करोड़ का निवेश करके 4 नई फैसिलिटीज क्रिएट करी है। फिर 137 ANDAs है इनके पास, जो कि अप्रूव्ड ANDAs है। फिर कंपनी के ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए कई सारे ब्रांड्स है जो काफी पॉपुलर है, जैसे एल्ट्रोसिन, रॉक्सिड, क्लॉफ। और बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है और वैल्यूएशन के लिहाज से ये स्टॉक भी बहुत ही सस्ता है। 17 के मल्टीपल पे एक अच्छी क्वालिटी की फार्मा कंपनी है जो ट्रेड करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25-26% के, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%। और डेट इक्विटी रेशियो भी जो पिछले साल 0.51 था, वो घट के इस साल मार्च 2021 में 0.04 हो गया है। और पिछले 3 साल का पैट का कैगर भी जबरदस्त रहा है, 62% का कैगर है। तो इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। 810 का मेरा टारगेट है शॉर्ट टर्म और 765 का स्टॉप लॉस। आपके लिए एलेम्बिक फार्मा एक और स्टॉक है जिस पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। ये तो फ्यूचर्स का स्टॉक है और यहाँ पर भी आप करके चल सकते हैं खरीदारी। 783 पर चल रहा है, 765 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस और 810 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है भसीन साहब से मुलाकात करने का। भसीन साहब, स्वागत है आपका। सर, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी स्तरों से आती हुई दिखी, एक बार जरा अपडेट दें आपकी कॉल्स के, और साथ ही उसके बाद मैं लेता हूं फ्रेश कॉल्स भी। बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। तो ये तो वॉलेटिलिटी कल के लिए है, लेकिन आपको कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपको बैंक निफ्टी 36,937 में कहा था, 37,895 बिक गया। और बैंक्स में तो शुरुआत है सर, बैंक्स के रिजल्ट सबसे अच्छे आएंगे। बाकी आपको जो अपडेट दिया था अल्ट्राटेक, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, कैन बैंक, वो सब हो गए। सुबह आपको मैंने दिया था PFC और वो अभी कायम है, PFC और वो दोनों अगले महीने के। अब आपके लिए 2 बाय कॉल हैं जो मेरे हिसाब से चाइना को भी प्ले कर रहे हैं एंड दे आर नाउ द बेस्ट स्टॉक्स टू बाय। इंदिरा, PFC होल्ड करने की राय है, बताएं सर। अब 2 फ्रेश खरीदारी वाले ट्रेड्स। तो देखिए, पहला तो चाइना में मेटल्स हैव स्टार्टेड बैक और सबसे बढ़िया रिजल्ट जो मेटल्स का था वो सेल का था। अब आप सेल को 130 से देख रहे हैं और अब अगर नहीं लिया तो कभी नहीं लोगे। 110-11 में लीजिए, स्टॉप लॉस है 8 रुपए का, 118 का टारगेट, और मुझे ये लगता है ये बहुत जल्दी आ जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बैंक ICICI, जिसके नंबर सबसे रोबस्ट हैं, सम ऑफ पार्ट बिजनेसेस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 762-63 में लीजिए अगर आपको लेना है फ्यूचर अगले महीने का। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 750 और टुडेज लो एट 748.55। दिस इज हेडेड टू 782 to 785। तो 2 दिग्गजों में खरीदारी करने की राय। सेल बड़े लंबे समय बाद कहीं रिकमेंडेशन लिस्ट पर आया है और यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है फेवरेबल, मानना है भसीन साहब का। खरीदें 108 के स्टॉप लॉस के साथ, 118 के टारगेट। अगले महीने के फ्यूचर्स ICICI बैंक खरीदे 760-62 के आसपास। अगले महीने के फ्यूचर्स 750 का लगाएं स्टॉप लॉस, 782 से 785 तक के टारगेट के लिए है खरीदारी करने की राय।
आपके लिए आती हुई इस वक्त। आइए अब निफ्टी के साथ साथ बैंक निफ्टी भी कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। 3:05 के पहले अच्छी खासी कमजोरी होती हुई दिख रही दीप 58,500 के नीचे, लेकिन बैंक निफ्टी 17,440 के आसपास आ चुका है। जिस लेवल की हम पहले बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 17,440 का आ चुका है आपके सामने लगभग, और उसके बाद 17,415 के आसपास का बनता है। देखते हैं क्या कुछ होता है। बिल्कुल, आई थिंक आशु सर भी कुछ ऐड कर रहे थे। जी आशु सर बताएं सर। अनिल जी, मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता था कि जो आईटीसी और वेदांता की जो है ये कल तक के लिए है, और जो पुट है ये हीरो या जीरो डीसी कल तक के लिए है। वेदांता डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, जैसे सचिन ने बीच में इंटरव्यू किया तो आई टोटली एग्री। बट अनिल जी, कल तक मुझे पूरे कन्विक्शन है कि जो आज पार्टिसिपेट नहीं किया, जो टेम्परेरी जो वीकर हैंड्स निकलते हैं उसके लिए मतलब जो मैंने कॉल दी है, और ये कल तक के लिए है। और अनिल जी, मैं अभी सेठी जी आप आए थे तो मैं मतलब आज स्टूडियो में नहीं था, नहीं तो उनसे बात करना चाहता था। अक्सर तो वो मतलब ये ब्लेम कर देते हैं कि मैं थोड़ा देर हो गया क्योंकि आशु मदान कुछ बोल रहे थे और लंबा चल गया। आज वो क्रेडिट देने की बात आई, देर हो गया तो भी तो मैं ही बोल रहा था, तो अनिल जी आज उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। मेरा ये उनसे कंप्लेंट है, आप जरा कन्वे कर देना प्लीज। आज वो लेट वो आपकी वजह से हुई नहीं, आज तो लेट इस वजह से फोन ही नहीं लग रहा था। अच्छा, अभी विश्वेश जी का नहीं लग रहा बहुत देर से, भसीन साहब का भी बहुत लेट। आज पता नहीं कुछ फोन में प्रॉब्लम है। सच्ची में, सच्ची मुच्ची आशु जी, सही में आप मान नहीं रहे, बहुत मुश्किल। देखिए फिर भी अगर वाकई में आपकी वजह से उन्होंने लेट दिया तो कल पूछ लूंगा मैं, ठीक है ना। अच्छा विश्वेश जी, अच्छा विश्वेश जी आगे लाइन पे। आशु जी, अब मैं ना विश्वेश जी को और आपको कनेक्ट करता हूँ, आप सीधा सीधा पूछिएगा विश्वेश जी को कि फोन लगने में मुश्किल हुई कि नहीं। चलिए पहले विश्वेश जी के लिए बिगुल बजाइए और फिर आशु जी एंकर के रोल में सवाल पूछेंगे। ओवर टू यू आशु जी। अनिल जी, मेरा सवाल मतलब ना विश्वेश को ना सेठी जी को ये पता है कि फोन नहीं लग रहा था। वो तो यही सोचेंगे ना कि मेरी वजह से हुआ है, तो अनिल जी क्रेडिट तो मुझे चाहिए। फोन तो आपको पता है कि नहीं लग रहा था, इनको तो नहीं पता कि नहीं लग रहा था। नहीं बिल्कुल, आपको अच्छे कॉल्स की और आपकी वजह से जो अच्छे कॉल्स हो उसकी पूरी क्रेडिट है। विश्वेश जी स्वागत है। माफ कीजिएगा, बहुत देर से आपको कोशिश की जा रही थी, फोन शायद वाकई में आज लाइन्स में बड़ी मुश्किल आ रही है। बताएं सर, आज आपने लाइफ लाइन यूज की, फोन अ फ्रेंड। देखिए अनिल जी, बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है। सुबह में हमने दिया था 37,500 का कॉल, उसके दोनों टारगेट अचीव हो गए। अब 37,600 अगली एक्सपायरी का खरीदना चाहिए, जो 400 रुपए के आसपास चल रहा है, 410 रुपए के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी का अनिल जी बहुत ही ब्यूटीफुल डेटा है। मैं डेटा के लिहाज से बात करूंगा, 37,500 के कॉल में जब दिन शुरू हुआ था 27 लाख शेयर थे, वो घट के आगे 11 लाख, और अभी वापस वो हो गए हैं अराउंड अबाउट 15 लाख शेयर। हमने 37,500 टेस्ट किया, वीवेब के नीचे गए, वॉल्यूम हुआ और वापस हम ऊपर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी इज हेडिंग फॉर 38,000। एक्सपायरी शॉर्ट कवरिंग इज वेरी शार्पली पेंडिंग। तो यहाँ पे क्योंकि कल की एक्सपायरी का ऑप्शन खरीदना ज्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि टाइम वैल्यू और ट्रेडर्स नहीं मैच कर सकते हैं इतनी ज्यादा स्पीड को, तो अगली एक्सपायरी का 37,600 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेसिव ओवरसोल्ड सिचुएशन है मार्केट। हम लोग ऑलमोस्ट 42,000 टू 36,000 आ चुके हैं ऊपर से, और मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंटली जो बाउंस पेंडिंग है वो डेफिनेटली है। तो यहाँ पे 37,600 का अगली वीक का एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन खरीदना है। ओके, तो 37,600 का अगले हफ्ते का 2 दिसंबर का, जो सुबह सुबह हमें याद दिलवाया है जय ने कि अगली एक्सपायरी 2 दिसंबर को है, उसका कॉल ऑप्शन खरीदना है। 410 रुपए में ये खरीदारी करने की राय। स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार जरा फिर से बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, 37,600 अगली वीक का जो है वो 410-412 की रेंज में खरीदिए। थोड़ा नीचे मिले तो और ऐड करना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे 300 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और टारगेट रहेंगे 650 और 750। 2 टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ऊपरी स्तर से अच्छा करेक्शन हो चुका है बैंक निफ्टी में, 825 हुआ है ना भाई, हाँ 875 सॉरी, 875 से 475 यानी कि 400 पॉइंट का करेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर खरीदारी के लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं, और निफ्टी भी 450 के लेवल पर सपोर्ट करता हुआ तो थोड़ा उतार बाजार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़े आगे, उससे पहले बताएं एक स्टॉक के बारे में जहां पर एक्शन है भरपूर, और वो एक्शन है फर्स्ट सोर्स में। क्या वजह है फर्स्ट सोर्स का स्टॉक एक्शन में है, बता रहे हैं कुशल बताइए।
देखिए यहाँ पर एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आई थी अनिल सर, और पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ पॉइंट्स इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस किए गए थे मैनेजमेंट द्वारा। और यहाँ पर स्पेसिफिकली सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो 3 इनकी कोर सेगमेंट्स हैं, जिसमें पहला है BFSI और साथ ही हेल्थ केयर एंड कम्युनिकेशन और मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, इन तीनों वर्टिकल्स पर कंपनी का बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आएगा। साथ ही BFS जो वर्टिकल है इनका, उसके तहत कलेक्शन कारोबार में अच्छी ग्रोथ जो है आने वाली दिनों में संभावना लगाई जा रही है। इनफैक्ट जो कांस्टेंट करेंसी आई गाइडेंस दी थी कंपनी ने 14.5 से 15% की, 7.8 से 12.3%, ये कंपनी ने गाइडेंस रीइटरेट की है। और साथ ही जो एडटेक और यूटिलिटी जैसे नए सेगमेंट्स हैं, वहाँ पर अब कंपनी का जो निवेश है वो बढ़ने की संभावनाएं लगाई जा रही है। डेफिनेटली आप देख रहे हैं किस तरह से हायर वैल्यूएशंस पर इन सब स्पेसेस में निवेश होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जो हेल्थ केयर सेगमेंट में इन्होंने बड़ी डील्स की है, उससे आगे आने वाले समय में जिस तरह का रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, उससे कंपनी को जो कांस्टेंट करेंसी आई ग्रोथ है काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती हुई नज़र आ सकती है। और अब कंपनी का बड़ा फोकस जो है बड़ी वैल्यू वाली जो डील्स है उस पर बन रहा है। और साथ ही जो मार्केट शेयर गेंस करते हुए दिखेंगे खासकर US मार्केट्स में, कंपनी के लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आगे आने वाले समय में बन सकती है। और इसी वजह से आज आप देखिए 4% की तेज़ी जो है आपको इस फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस वाले स्टॉक में देखने को मिला है। ओके, तो ये है आपके लिए फर्स्ट सोर्स। इस स्टॉक पर एक्शन भरपूर बनता हुआ आज के सेशन में। वागले साहब, फर्स्ट सोर्स चार्ट्स देखिए, दीजिए अपनी राय। अनिल जी, 180 जब तक ये क्रॉस नहीं करता है, इसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम या बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी। अभी बेस बन रहा है, 170 नहीं ब्रेक करेगा, 180 अटक सकता है। सो 168 170 का सपोर्ट है, वो भी ब्रेक नहीं करेगा। तो मुझे बाय करना है एज ए ट्रेडर 180 के क्रॉस करते ही। शायद कल अगर होता है तो देखेंगे, नहीं तो मैं वेट करूंगा। थोड़ा फर्स्ट सोर्स वैसे काफ़ी एक्टिव रहता है जब भी आप बात करें मिड कैप IT काउंटर्स की। फर्स्ट सोर्स, KPIT, बिरला सॉफ्ट, ये सारे काउंटर्स हैं जो सबसे पहले रेडार पर आते हैं और अच्छी तेज़ी भी ये काउंटर्स दिखा चुके हैं। तो नज़र रखते हैं इन काउंटर्स पर। कुछ और स्टॉक्स हैं जो उछल कर सामने आ रहे हैं। आरती ड्रग्स, इस पर रखिए नज़र। 4.5% का एक स्पाइक आते हुए दिखा है। कुणाल जी, जरा आरती ड्रग्स का चार्ट देखें, अभी अभी एक मूव बनती हुई दिख रही है इस पर सर। देखिए काफी पिट चुका है ये दीपांशु। अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो काफी दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है। पहले इसमें एक बड़ा रनअप आया, फिर बहुत समय तक ये स्टॉक एक रेंज में रहा और फिर लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। तो आज इसको केवल पुल बैक मानना चाहिए, बहुत ज्यादा रीड इसमें नहीं करना चाहिए। अभी भी जो मेजर सपोर्ट्स हैं वो चार्ट पर काफी नीचे नजर आते हैं, तो कोई खरीदारी की जल्दबाजी नहीं है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहें, उछाल में निकलने का प्रयास करें और नई खरीदारी के लिए फिलहाल वेट करें। वेट करेंगे आरती ड्रग्स पर, बट एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। इसके साथ ही नजर रखिए कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आपको एक्शन में बनते हुए दिख रहा है। मूव कैश काउंटर्स में ज्यादा आती हुई दिख रही है, आज थोड़ी सुस्ती बनी हुई है वायदा कारोबार में। सेंचुरी टेक्सटाइल्स, किरण जी जरा इस पर राय दें। आज सुबह इनके मुंबई प्रोजेक्ट को लेकर भी कुछ डेवलपमेंट्स की बात चल रही थी। सेंचुरी टेक्सटाइल्स का चार्ट कैसे लगता है सर? सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट ठीक ठाक है। जिस तरीके से इसने एक ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न का फॉर्मेशन किया है, ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 790 के आसपास है। 830 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि करंट लेवल से 800 ये बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। अगर ये नेकलाइन नहीं टूटती है तो 900 का एक छोटा सा बैरियर है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक फ्री वे से एक अपसाइड देखने को मिलेगी। तो सेंचुरी टेक्सटाइल्स में बने रहने की सलाह है। आपको 780 के आसपास के स्टॉप लॉसेस के साथ होल्ड करने की सलाह है। तो ये है आपके लिए सेंचुरी टेक्सटाइल्स। नजर रखे, थोड़ा सुस्त हुआ है ऊपर से, बट यहाँ पर आज सुबह से अच्छा एक्शन बन रहा है। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। पिछले 3-4 दिनों से हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देखा है और काफी अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। वो स्टॉक का नाम है IRCTC। IRCTC में जो पहले मोमेंटम था वो गायब होता नजर आ रहा है। उसके ऊपर जो पिछले 3-4 दिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि IRCTC अभी बेचने की सलाह है।
आपका स्टॉप लॉस 880 के आसपास रखना चाहिए और कल सवेरे के लिए टारगेट 850 के आसपास होंगे। और अगर शुक्रवार का दिन अगर 2 दिन का व्यू लेते हैं तो 820 के आसपास के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो 850 820 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस आईआरसीटीसी में लेके चलनी चाहिए। ओके, तो आईआरसीटीसी है यहाँ पर शॉर्ट करने की राय किरण जी की तरफ से। स्टॉक थका हुआ दिख रहा है, वाकई में आज मजबूत बाजार, मजबूत तो नहीं कहूँगा अब पहले मजबूत था, लेकिन स्टॉक 3% के आसपास कमजोर है। 850 820 दो टारगेट नीचे के जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। आइए आईआरसीटी में बिकवाली माफ कीजिएगा, आईआरसीटीसी में एक ही प्रॉब्लम है, कभी भी जब इसका मन करे तब बैन में चले जाता है। और आज तो है एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले का ट्रेड, क्या बैन में जाएगा? आशीष से पूछ ले, पहले आशीष से पूछ लेते हैं, बैन से बेनिफिट। सही वक्त पर आईआरसीटीसी का कॉल आया किरण जी की तरफ से और सही वक्त पर आप भी आए स्टूडियो में। बैन से बेनिफिट उसी के लिए आए किसी और के लिए? सर इसी के लिए आया हूँ, लेकिन बैन में नहीं आ रहा है आईआरसीटीसी। तो एस्कॉर्ट्स और आइडिया रहेंगे बने हुए? हाँ, ये रहेंगे, इनमें से भी निकल जाएंगे। अभी मैं प्रिसाइजली अगर आपको बताऊं तो फिलहाल एस्कॉर्ट्स की 84% चल रही हैं, तो ये हो सकता है कि एक दिन के लिए और बना रहे। लेकिन वोडाफोन आइडिया बाहर आ रहा है, 77% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। आइडिया तो पक्का बाहर आ रहा है और आईआरसीटीसी तो 70% है, इसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो आइडिया बाहर आ जाएगा, आइडिया पक्का बाहर आ जाएगा। किसी और के अंदर आने की कोई दूर दूर तक संभावना? सर वही रोल ओवर वाला चक्कर है। आप देखिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पर 101% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो फिलहाल 95% के आंकड़े को क्रॉस कर दिया है। हाँ, लेकिन लास्ट तक कम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं आएगा, मुश्किल है, कोई भी आएगा बैन में मुश्किल है। मंडे से आप, मंडे तो आप मतलब मंडे क्या, थर्सडे फ्राइडे को? जी सर। तो फ्राइडे भी कोई सीरीज के पहले दिन तो बैन में, तो थोड़ा 2-4 दिन का आराम है। 2 दिन आराम है पक्का। हाँ। अभी तो सन टीवी भी सुधर गया, नहीं तो पहले दिन आ जाता था। पहले दिन तो हाँ, एक ही सन टीवी आया था, एक जमाने में रिलायंस कैपिटल आया था, मुझे याद है। अच्छा। और पहले दिन से बैन में वैसा है। एनीवे, तो फिलहाल बैन में कोई बदलाव होने की संभावना है 50%। आइडिया बाहर निकलेगा, 2 में से एक स्टॉक, और इसका बोल नहीं सकते भाई क्या होगा, एस्कॉर्ट्स का। देखते हैं क्या कुछ होता है जी। ओके, तो बैन में आने की संभावना नहीं है आईआरसीटीसी में। बैन से बाहर आ सकता है वोडाफोन आइडिया भी। एक बार जरा चार्ट्स पर भी राय लेने, क्योंकि अभी अभी एक स्पाइक भी आपने वोडाफोन आइडिया पर आते हुए दिखा। 11 का लेवल भी इसने क्रॉस किया। सचिन जी कोई राय वोडाफोन आइडिया के चार्ट पर? 11 का लेवल क्रॉस किया है, थोड़ा एक्टिव रहा है पिछले 2-3 दिनों से प्राइस बढ़ाने के बाद से। प्योरली आई थिंक इवेंट बेस्ड ट्रिगर है, एंड मुझे लग रहा है 11:30 के आसपास काफ़ी बड़ा हर्डल है काउंटर में। सो अगर किसी की ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह होगी 10 के स्टॉप लॉस के साथ। बट पोजिशनली अगर पोर्टफोलियो में रखने की नौबत आ रही है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर उछाल में भी एग्जिट करने की सलाह होगी एंड स्विच टू बेटर काउंटर्स लाइक भारती एयरटेल। ओके, तो ये है आपके लिए वोडाफोन आइडिया। बैन से बाहर आने की तैयारी में दिख रहा है काउंटर। अब देखते हैं एक्चुअल में किस तरह की चाल रहेगी इस पर। कैश का ऑप्शन जय ठक्कर हैं तैयार। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। स्वागत है जय, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या करना है। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप खरीदना है 190 पर 17,500 का पुट ऑप्शन निफ्टी का 2 दिसंबर की एक्सपायरी का, 17,550 का स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 190 पे खरीदना है। आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है 131 पर। पहला टारगेट जो इसका बन रहा है वो है 270 का, सेकेंड टारगेट बन रहा है 318 का, 318 का। सो 270 318 ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे निफ्टी का 17,550 के स्ट्राइक का पुट ऑप्शन। दीप मॉर्निंग में बैंक निफ्टी पर कॉल दिया था, मैकडॉवल पर दिया था, दोनों में ही प्रॉफिट हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी 890 का टारगेट था, 900 का हाई बनाया। एंड वो लेवल्स जो हमने एंटिसिपेट किए थे 37,850 38 के रेंज में जाएगा, वहीं पे गया। एंड निफ्टी पर इसीलिए कॉल नहीं दे रहा था, मैंने कहा था कि 17,600 के आसपास मैं बेचूंगा, बिकॉज वो लेवल्स कहीं ना कहीं मुझे हर्डल क्रिएट कर रहे थे, और वही हुआ कि आउट परफॉर्मेंस देखने मिली बैंक निफ्टी पर। मे बी गोइंग फॉरवर्ड बैंक निफ्टी में अभी भी आउट परफॉर्मेंस देखने मिले, बट निफ्टी में प्रोबेबिलिटी ऑफ अ डाउन साइड इज हायर। मुझे यहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। जब तक 17,600 के ऊपर नहीं जाता कंफर्ट नहीं मिल रहा है, और मे बी कोई रिवर्सल पैटर्न अगर दिखे
तो मे बी हम तेजी की पोजीशंस ले सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा क्लियरली लग रहा है कि 17,600 एक क्लियर रेजिस्टेंस है। डाउन साइड में मुझे ऐसा लग रहा है कि पहला जो टारगेट इसका बनेगा लगभग 17,300 के आसपास का बनेगा, 17,300 17,250 जो रिसेंट हमें लोज देखने मिले थे। अगर वो ब्रेक होता है देन वी कैन फर्दर सी दी एक्सटेंशन इन दिस फॉल। तो एज ऑफ नाउ तो मंदी की पोजीशन बना के चल सकते हैं। कभी नहीं है भरोसा, इस समय मंदी की पोजीशन बना सकते हैं। 17,550 का पुट खरीदें अगले हफ्ते की एक्सपायरी का, ना कि कल। 190 पर आपको ये खरीदना है। जय की राय बनती हुई दिख रही है इस समय। तो थोड़ा निफ्टी पर हम देख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी ऊपर से हल्का हुआ है, बट निफ्टी अब 17,450 के नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। तो वीकनेस निफ्टी पर ज्यादा बन रही है इस समय। बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको लगातार बनते हुए दिख रहा है और कुछ काउंटर्स हैं जो सुबह भी एक्शन में थे। मैक्स हेल्थ केयर सुबह भी हमने बात करी थी, अभी देखिए 4% की तेजी ये दिखा रहा है। वी गार्ड लंबे समय बाद ये रेडार पर आया है। कुणाल जी, सुबह भी कंज्यूमर अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की बात चल रही थी। वी गार्ड का जरा चार्ट देखें सर, 6.5% ऊपर। देखिए बहुत ही शार्प अपमूव आता हुआ दिखा है और कल भी दीपांशु स्टॉक में निचले स्तरों से बड़ी अच्छी रिकवरी हुई थी। एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, इसमें बहुत बड़ी रैली अभी तक हमने नहीं देखी। इस पूरी तेजी में इसने उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं किया जिस तरह से आपने अन्य कंपनियों को करते हुए देखा है। मुझे एक रेंज नजर आती है 270 रुपए से 230 रुपए के बीच में, तो बहुत मुमकिन है कि आपको 270 तक के लेवल्स देखने को मिल जाएं। तो एक रेंज प्ले है, निचले स्तरों पर खरीदें ज्यादा बेहतर रहेगा और ऊपर 270 तक जा सकता है। 270 के आसपास मुनाफा वसूलने की मेरी राय। तो नजर रखिए वी गार्ड पर, ये है आपके लिए एक एक्शन वाला काउंटर। आज सुबह हम इंश्योरेंस स्टॉक्स पर भी मूव बनते हुए देख रहे थे। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एक्शन में था, वागले साहब से बात भी करी थी। न्यू इंडिया एश्योरेंस दोपहर में मूव दिखा रहा था। एसबीआई लाइफ, नितिन जी जरा इसके चार्ट देखें। एसबीआई लाइफ पर कोई एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं सर? एसबीआई लाइफ जो है ये अभी बिल्कुल साइडवेज है, 1165-66 इस रेंज में है और नीचे सपोर्ट है 1130 पे, ऊपर असिस्टेंस है 1195 पे। तो मुझे लग रहा है अभी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। डिलीवरी के ख्याल से होल्ड करना चाहिए क्योंकि 1140 पे सपोर्ट आ रहा है, बट ट्रेडिंग के ख्याल से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कल एक्सपायरी है तो इसमें मूवमेंट आने की उम्मीद नहीं लग रही है। ओके, ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। एसबीआई लाइफ नजर रखिए। पर इंश्योरेंस स्टॉक्स में एक्शन आया था और स्टार हेल्थ, इसकी आईपीओ भी आने वाली है 30 तारीख से, तो उस पर भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। आइए एक बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएसटीटी। बताएं सचिन जी। दीपांशु, माइंडट्री के बारे में हमने बात की थी एंड जो लेवल में वॉच करा था 4670 का, वो पर्टिकुलर लेवल अभी ट्रिगर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी बिकवाली कैरी फॉरवर्ड हो सकती है कल के सत्र में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 4730 के आसपास। टारगेट मुझे लग रहा है कि 4450 के आसपास के स्विंग बन सकते हैं। तो लगभग 200 पॉइंट के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है काउंटर में, तो बिकवाली करनी है माइंडट्री इस पर्टिकुलर काउंटर में। 90 पर करके चलें बिकवाली। मिड कैप आईटी दिख ही रहा था कि वीकनेस आ रही है और जब भी मिड कैप आईटी ऊपर या नीचे जाता है, माइंडट्री सबसे आगे रहता है, उसके पीछे रहता है एल&टी इन्फोटेक, जहां 2.5% की गिरावट आपको आती दिख रही है। और नजर रखिए एम्फेसिस, बिरला सॉफ्ट जैसे काउंटर्स पर भी, क्योंकि ये भी कमजोर हो रहे हैं। पर आज सीमेंट सेक्टर, सुबह हमने अच्छा एक्शन देखा, चुनिंदा सीमेंट स्टॉक्स एक्शन में थे। इस पूरे हफ्ते थोड़ी थोड़ी मूव्स आती रहती हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, बट डेफिनेटली कुछ तो सपोर्ट मिल रहा है चुनिंदा सीमेंट काउंटर्स को। आइए जानते हैं मानसी की तरफ से सीमेंट के लिए क्या अपडेट है इस समय। मानसी बताइए। बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा, थोड़े मूव्स आते हैं, होल्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन अब वापस से एक्शन का टाइम सीमेंट सेक्टर के लिए आता हुआ धीरे धीरे दिख रहा है। हमने देखा है कि इस वित्त वर्ष के पहली छमाही में काफी उठापटक देखने को मिली, लेकिन अब Q3 FY22 के ट्रेंड को अगर देखें, बेहतरी के संकेत पूरी तरह से देखने को मिल रहे हैं। हाउसिंग इंफ्रा में तेजी है और इसी तेजी से सीमेंट डिमांड में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है, क्योंकि कनेक्टिंग सेक्टर्स हैं दोनों। वहीं H1 FY22 में यानी कि वित्त वर्ष की पहले छमाही में पेटको कोयले के दाम लगातार बढ़ते हुए दिखे, जिसके चलते सीमेंट सेक्टर के प्रदर्शन में हमने थोड़ा सा एक असर आता हुआ जरूर देखा था। आपको बता दें, पेटको की कीमत जो है सालाना आधार पर 90% और तिमाही आधार पर 22% तक बढ़ती हुई दिख चुकी। वहीं कोयले के दाम में भी सालाना आधार पर 150% और तिमाही आधार पर 45% तक का जंप लगा। लेकिन अब सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होती हुई दिख रही है, क्योंकि डिमांड तो लगातार है ही और इस इनपुट कॉस्ट में जो लगातार बढ़ोतरी होती दिख रही है, उसे ठीक करने की भी कोशिशें कंपनियां कर रही हैं। कैसे? कीमतों में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। Q3 FY22 में अब तक का जो डेटा मिल रहा है
ऑल इंडिया सीमेंट प्राइसेस में 4.6% की बढ़ोतरी होती हुई दिखी है। 15 रुपए प्रति बोरी यहाँ पर तिमाही आधार पर सीमेंट की कीमतों में बढ़ोतरी हमने देखी है। इनपुट कॉस्ट को कम करने के लिए कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं। अब Q3 FY22 के प्राइस ट्रेंड की बात करें, यानी कि अब तक टिल डेट की अगर बात करें, साउथ में सबसे ज्यादा सीमेंट की कीमतें बढ़ती हुई दिखी है। 8.5% की बढ़ोतरी हमने देखी है। उसके ठीक साथ ही नॉर्थ में 6%, वेस्ट में 5% और सेंट्रल इंडिया मध्य भारत की अगर बात करें 4% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईस्ट इंडिया में अभी तक बेहतरी या कह सकते हैं शानदार बढ़त के आने का इंतजार है। दिवाली तक तो गिरावट हम ईस्ट में देख रहे थे, ईस्ट रीजन में, लेकिन अब 10 रुपए प्रति बोरी की बढ़ोतरी हाल ही में देखने को मिली है, तो धीरे धीरे रिकवरी वहां से भी आ रही है। कीमतों में बढ़ोतरी से रियलाइजेशन मार्जिन को काफी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखेगा और ये धीरे धीरे जो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, अब कीमतें फिर से बढ़ती हुई हम देख पाएंगे, क्योंकि मानसून भी चला गया है, अनलॉक के फेज देखने को मिल रहे हैं और इंफ्रा और रियल एस्टेट में तो लगातार तेजी है ही, जिसका सीधा पॉजिटिव इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर पर आगे फिर से दिखेगा। सीमेंट सेक्टर पर रखिए नजर। प्राइस हाइक्स चैनल चेक्स की तरफ से पता चल रहा है कि प्राइस हाइक्स आ रहे हैं। ओके, तो सीमेंट स्टॉक्स पे है एक्शन, बट बाजार का एक्शन दूसरी तरफ आ रहा है। 17,400 पर निफ्टी आते हुए आपको दिख गया है इस समय। तो वीकनेस 17,413 जहां पर क्लोज हुए थे, 17,416 जहां हम परसों क्लोज हुए थे, परसों मतलब मंडे के, हाँ मंडे बस वहां पर पहुंच चुके थे। ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आ गया है, सपोर्ट लेवल। हाँ, ये आज के लिए थोड़ा सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है, क्योंकि अब इसके बाद दिन जो है ना, सीधा 100-125 पॉइंट तक कोई सपोर्ट नहीं है बड़ा वाला, क्योंकि सीधा अब नेक्स्ट सपोर्ट जो निकल कर आता है वो 17,275 17,300 तक आता है। तो मेरे ख्याल से क्लोजिंग बेसिस पे 17,400 के आसपास के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करेगा, इसके आसपास बंद होना चाहिए। हालांकि अभी भी 15 मिनट बाकी है, जिस स्पीड से गिरा है लेट्स सी। और बैंक निफ्टी के लिए 37,450 का लेवल अभी होल्ड कर रहा है। इसके बाद जो लेवल नेक्स्ट निकल के आएगा वो 37,350 और 37,275 तक का है, तो वहां तक की जगह है बैंक निफ्टी में, ये है। तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, सो बैंक निफ्टी भी अब गिर रहा है। ये रेयर देखते हैं सर कि निफ्टी की वीकनेस की वजह से बैंक निफ्टी गिरे, वैसे यूजुअली उल्टा होता है, बैंक निफ्टी की वीकनेस निफ्टी को ड्रैग करता है, बट अब बैंक निफ्टी भी ऊपर से गिरते हुए दिख रहा है। टॉप लूजर टाटा कंज्यूमर, कुणाल जी जरा इसके राय दें। 800 के नीचे टाटा कंज्यूमर इस समय सर। देखिए, बिल्कुल दीपांशु, डिफेंसिव्स में भी बिकवाली होते हुए दिख रही है हमें, लेकिन टाटा कंज्यूमर की जो बिकवाली है दीपांशु, मुझे लगता है कि 2-3-4 दिनों से चल रही है और अब यहां पर इन्हीं स्तरों के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो यहां नया शॉट बिल्कुल ना खोलें, क्योंकि देखिए जो सपोर्ट लेवल है वो 785 रुपए के आसपास है। फिलहाल 800 रुपए का भाव हो गया है, तो 2-3% नीचे ही बड़ा सपोर्ट है। मेरी राय में शॉर्ट ना करें, अगर शॉर्ट किया हुआ है तो नीचे के लेवल्स पर प्रॉफिट बुक करने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे बाजार में स्थिरता लौटेगी, सारे स्टॉक्स आपको वापस ऊपर के लेवल्स दिखाएंगे, तो इन स्तरों पर मेरी शॉर्ट करने की राय नहीं है टाटा कंज्यूमर। इन स्तरों पर शॉर्ट ना करें टाटा कंज्यूमर को, बट नजर जरूर रखें क्योंकि वीकनेस इस पर आपको बनती हुई दिख रही है। आशु सर, एलएनटी पर क्या करना है? एक्सपायरी रिलेटेड वीकनेस या कुछ और जो भी आज आया है, ये वापस री एंट्री का मौका देखते हैं सर? एलएनटी एक्सीडेंटल कैंडिडेट नहीं है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और मार्केट के चलते अगर इसमें करेक्शन आती है क्लोज टू 18,125 अगर मिलता है और तो जरूर इसमें वापस बाइंग करनी चाहिए। और हम नए एक्सपायरी में इसका मैं स्प्रेड शेयर करूंगा। और दीपांशु एक अपडेट देना था, आईटीसी की ऑल सपोर्ट है वो ऑलरेडी डबल हो चुकी है और मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्केट में जो गिरावट आई है, तो ये तो मतलब शॉर्ट कवरिंग तो बिल्कुल मतलब स्टोरी ओवर हो गई। अब तो शॉर्ट कवरिंग का सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब तो जो ऑल बायर्स सेटिस्फाइड और सबका जो कॉल राइटर शॉर्ट थे, इसका मतलब उनको सबको एग्जिट मिल गया, अब कोई शॉर्ट कवरिंग नहीं है और नीचे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी तो डबल हुई आईटीसी, कल और इससे भी डबल हो सकती है और वेदांता भी ऑलमोस्ट मतलब डे लो पे ही है, डे लो इन द सेंस की जब ये बात की थी लोस पे ही खड़ा हुआ है। तो दीपांशु कोई ज्यादा तेजी की बात नहीं है, जो एक टेम्परेरी तेजी सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग की लगती थी वो भी फिजल आउट हो गई है। तो अपना व्यू इंटैक्ट है कि ज्यादा ऊपर की नहीं है, जो 200 पॉइंट की रिकवरी आनी थी वो 150 पॉइंट में ही शायद खत्म हो गई। तो ये है आपके लिए राय। और इस बीच नितिन जी ने जो 17,600 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, 194 रुपए, 200 रुपए का टारगेट था, 194 हिट हो चुका है। प्रॉफिट बुक करके लाइफ एंजॉय करें। 112-115 की रेंज में खरीदारी करने की राय दी थी। नितिन जी का कॉल हिट, सुपर हिट, बेहतरीन साबित होता हुआ। आइए, सुमित जी तैयार है एक्सपायरी के ऑप्शन के साथ। बताएं सुमित जी।
हाँ जी, ऊपरी लेवल से निफ्टी के अंदर तो अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी मजबूती होल्ड कर रहा है और 200 पॉइंट के आसपास का बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में यहाँ पे 37,400 का कॉल लेना चाहिए, जो कि 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 200-205 अभी करंट मार्केट प्राइस है। बैंक निफ्टी का 37,400 का कॉल, इसके अंदर 100 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और जैसी रिकवरी यहाँ से आएगा तो बैंक निफ्टी के अंदर 37,400 की कॉल का टारगेट ऊपर में बनेगा 300 रुपए से लेके 400 रुपए तक का। तो बाय बैंक निफ्टी 37,400 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 100, टारगेट 300 और फिर 400। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर खरीदारी की राय। कॉल ऑप्शन सुमित जी का थोड़ा भरोसा है कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। 37,400 की कॉल खरीदे, 200 पे खरीदे, 300 और 400 के टारगेट। कल वाला ना सुमित जी है? बिल्कुल अनिल जी, कल वाला। ओके, आवाज थोड़ी धीमी लग रही है, सब ठीक है? अनिल जी गला बैठा हुआ है थोड़ा सा। आपके गले के साथ मार्केट भी बैठ गया, देखो गले को खड़ा करो ऐसा कैसे चलेगा? चलिए कल सुबह शो में टारगेट हिट करेंगे। वाह, ये हुई ना बात ऐसा। तो चलिए, ये है बैंक निफ्टी पर बाय कॉल सुमित जी की तरफ से आता हुआ 37,400 का बाय कॉल, 200 में खरीदिए, 100 का स्टॉप लॉस, 300 से 400 तक के टारगेट के लिए करे खरीदारी। ओके, जय तैयार है अपने जैकपॉट शेयर के साथ। बताएं जय। जी, पीडीलाइट का फ्यूचर बेचना है। 2280 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 2280 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसको बेचना है। दिसंबर सीरीज का पीडीलाइट फ्यूचर्स बेचना है। यहाँ पे जी स्टॉप लॉस ऑन दी अपसाइड रहेगा 2350 का, सो 2280 पर बेचे। 2350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जी, इसके टारगेट्स काफी अग्रेसिव आ रहे हैं, इसलिए मैं फ्यूचर्स में दे रहा हूँ। हालांकि इसके ऑप्शंस इतने लिक्विड नहीं है, तो इसमें फ्यूचर्स ही सही बन रहा है। इसका जो फर्स्ट टारगेट एनर्जी बनकर आ रहा है वो है 2160 का, 2160, एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 2120। सो 2160, 2120 ये तो टारगेट्स के लिए पीडीलाइट फ्यूचर्स को बेचे। इसका डेली, वीकली दोनों ही मोमेंटम क्लियर सेल में है, इज फेवरिंग द बेयर्स। और ऑन टॉप ऑफ दैट इसने आज एक अच्छा बेरिश हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का ब्रेक डाउन दिया है नेकलाइन में से। और पीडीलाइट में एनर्जी बहुत रेयर होता है कि ऐसा पैटर्न आपको देखने मिलता है, और जब देखने मिलता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थोड़ी ज्यादा होती है। तो इसीलिए इसकी नेकलाइन जस्ट ब्रेक हुई है, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा है। ओके, तो आप ये कह रहे हैं कि पीडीलाइट का फ्यूचर खराब है? जी, इसका पीडीलाइट का दिसंबर सीरीज का फ्यूचर खराब है। ओके, दिसंबर सीरीज का फ्यूचर खराब है। ओके, तो पीडीलाइट का फ्यूचर बेचिए, ये है राय जय की आपके लिए। नीचे में 2160 और 2120 तक के टारगेट के लिए करनी है बिकवाली, और 2350 का लगाना है स्टॉप लॉस। 320 वाला काम कर लिया जाए सर, बिल्कुल। आइए चलते हैं जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। सर, जो थोड़ी हमारी फ्रेश बिकवाली आई है इसमें डाउ का भी हाथ है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तेजी से गिरकर अब 100 पॉइंट से ज्यादा नीचे दिख रहे हैं। आई थिंक जो एक्सटेंडेड वीकेंड या फिर एक छुट्टी, एक आधा दिन आ रहा है, तो थोड़ी मुनाफा वसूली यूएस में भी चल रही है। एटलीस्ट फ्यूचर्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं। देखते हैं कैसा एक्शन रहेगा। 1/4% नीचे नैस्डैक भी है। यूरोप के बाजार भी ऊंचाई से फिसले हैं, अब मिला जुला कारोबार वहां पर भी हो रहा है। तो थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स की स्थिति भी बदली है और हमारे बाजार भी कमजोर हुए हैं। क्या करके जाएं सर? हाँ, फ्रेश कोई पोजीशन बनाने वाला मामला है, क्योंकि आपकी जो क्लोजिंग हुई थी 17,416 की जी परसों के सेशन में, एग्जैक्टली उसके आसपास ही बंद हो रहे हैं। मेक और ब्रेक वाला है, तो एक दिन इंतजार कर लें। अब कल के सेशन के हिसाब से देखेंगे, जिस हिसाब से डे लो पर बंद हो रहे हैं, कॉन्फिडेंस तो नहीं है। करेक्शन भी आप थोड़ा रिकवरी वाला पूरा कर चुके हैं, और बीचों बीच में 17,200 17,600 के बीचों बीच में बंद हो रहे हैं। वॉलेटिलिटी ज़्यादा, तो ओवरनाइट पोजीशन जो है वो रखें। अगर लॉन्ग है 17,200 का पुट खरीदें, शॉर्ट है 17,600 का कॉल, ताकि आपकी हेजिंग हो जाए। एक दिन में प्रीमियम ज़्यादा नहीं लगेगी, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी लाल है, बैंक निफ्टी अभी भी हरा है, तो जो सिग्नल दोनों ही तरफ के आपके लिए आ रहे हैं, इसमें बेहतर है नोटा का इस्तेमाल करें। नोटा का इस्तेमाल, पोजीशन है तो हेज जरूर करके जाएं, ये मत भूलिए। ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है, नजर रखेंगे यहाँ पर जिस तरह से बाजार का एक्शन बनते हुए दिखा है इस समय। आइए कुछ और, एक्चुअली अनिल जी एक खबर और सुमित जी भी इसके बारे में उन्होंने मुझे मैसेज किया और दिख भी रहा है स्क्रीन पर। जर्मनी
लॉकडाउन में फिर से जा सकता है, ये एक बात आती हुई दिख रही है। तो शायद इसकी वजह से भी आप देख रहे हैं थोड़ा ग्लोबल मूड माहौल बिगड़ा है, क्योंकि 2 दिन पहले जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, उनके कमेंट्स आए थे कि लॉकडाउन की ज़रूरत पड़ सकती है एक बार फिर से, और खबर यही आ रही है कि जर्मनी तैयारी कर रहा है, आज ही से नई रेस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, या तो एक फुल लॉकडाउन होगा या फिर कड़े रेस्ट्रिक्शंस के साथ आप जर्मनी में मूव आते हुए देखेंगे। तो शायद उसकी वजह से भी थोड़ा मूड माहौल पर असर आते हुए दिख रहा है। बात तो सही है, यूरोप थोड़ा सुस्त इस वजह से भी है। तो चलिए, ग्लोबल मार्केट से आज सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता हुआ दिख रहा है। 17,400 के नीचे की क्लोजिंग अच्छी तो नहीं है दीप जी, मतलब अच्छी क्लोजिंग तो नहीं हो रही, इसमें कोई डाउट नहीं। निफ्टी में इस फॉल की सबसे लोअर वाली क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन एक स्टॉक है जो सिर्फ लॉ ऑफ ग्रेविटी को भुलाता हुआ, पेटीएम। माय गॉड, जबरदस्त एक्शन सर। ओहो, 1770 सर्किट लगेगा। सर्किट में क्या बचा है अब? 1250 क्यों हुआ वो भी नहीं समझ में आया, और 1750 क्यों हो रहा है वो भी नहीं समझ में आया। और हाँ, 2150 थी ना प्राइस में, बार बार इसकी प्राइस 2150, वो प्राइस क्यों थी वो तो बिल्कुल समझ में नहीं आई। फाइनली चलिए, रिलीफ है कम से कम उन लोगों के लिए जिन्हें पेटीएम में अलॉटमेंट मिले, उनके लिए नुकसान तो काफी कम हुआ। 2150 से 1750, यानी कि अब 400 रुपये का नुकसान और बचा है। और अगर आपने सही समय पर थोड़ी एवरेज कर ली, जिसकी राय दी थी, अगर कर ली हो तो शायद अब आप प्रॉफिट में भी हैं। डेफिनेटली, नहीं तो कम से कम ब्रेक इवन तो ही, ब्रेक इवन से ज्यादा, बल्कि आई थिंक थोड़ा प्रॉफिट भी बन ही गया होगा सर। बट पेटीएम ने दिखाई शानदार रिकवरी और लेटेंट व्यू, एक और आईपीओ जहां पर अनिल जी ने कहा था लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए पैसा लगाएं, दोनों की तरफ से देखिए आज अपर सर्किट पर बना हुआ है। जर्मनी में जो लॉकडाउन की बात आ रही है, मदरसन काफ़ी शार्पली उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो एक बार जरा किरण जी से मदरसन की चार्ट पर राय ली जाए। किरण जी, वैसे भी काफ़ी सेंसिटिव होता है यूरोप से रिलेटेड किसी भी खबर पर, और ये लॉकडाउन की बात चली है तो मदरसन पर रिएक्शन भी आ रहा है, जरा राय दें सर इसके चार्ट पर। टेक्निकली थोड़ा सेमी वीक है, और पहली बार पिछले 3-4 महीने में लोअर टॉप किया है, अभी लोअर बॉटम बनेगा अगर ये 220 के लेवल्स निकल जाए। प्रोबेबिलिटी है कि 220 के लेवल्स होल्ड करे, पर अगर ये 220 के लेवल्स होल्ड नहीं करता है तो वापस एक बार 200 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो दिसंबर महीना बहुत क्रूशियल रहेगा इस स्टॉक के लिए। 220 पे ध्यान रखना चाहिए हर इन्वेस्टर ने, जिनके पास ये शेयर्स है। 220 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखने की सलाह होगी। ओके, तो 220 के नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा जाए। मदरसन जर्मनी का लॉकडाउन कंसिडर कर रहे हैं, अच्छी खबर नहीं है। आज देखेंगे शाम को अगर इससे रिलेटेड कुछ डेवलपमेंट आता है। एक शार्प फॉल ग्रासिम में भी आते हुए दिखा है, जरा ग्रासिम के चार्ट पर राय नितिन जी। डेज लो पर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, करीब 3% की गिरावट इसमें। देखिए, ग्रेसिव में और ज्यादा सेलिंग आनी चाहिए। आज इसमें शॉर्ट बिल्डअप है, मोस्ट लाइकली 1700 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनते हैं, तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। और अगर मंदी खेलनी है तो 1700 का अगर पुट आपको लिक्विडिटी मिले तो वो कैरी कर सकते हैं। टारगेट इसके 1700 से 1680 तक के बने। 1700 से 1680 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। तो वीकनेस अक्रॉस द बोर्ड आ रही है, काफी तेजी से आखिरी आधा घंटे में बाजार फिसलते हुए आपको दिखे हैं। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेथ भी काफी खराब हुई है। 15 निफ्टी स्टॉक पॉजिटिव, 35 नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं। टाटा कंज्यूमर आज का टॉप लूजर, 3% नीचे, बट ज्यादा वीकनेस आपको बाजार के दिग्गजों ने दिखाई है। इन्फोसिस 2.5% की गिरावट, आईटीसी 2% नीचे, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे, एचडीएफसी लिमिटेड 0.5% की गिरावट इस पर, एलएनटी पर भी करीब 1-1.25% की गिरावट और एचयूएल भी 1% नीचे था, साथ ही टीसीएस में भी 0.5% की गिरावट। तो इन दिग्गजों के अगर आप देखें तो निफ्टी की भारी गिरावट का संकेत आपको आते हुए दिख रहा है। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स काफी कमजोर थे, मारुति में आपने वीकनेस देखी, आयशर, बजाज ऑटो, यहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी। टेक महिंद्रा भी एक और आईटी स्टॉक जहां पर वीकनेस थी। इंडसइंड बैंक, जब मॉर्निंग में बैंक्स एक्टिव थे तब भी ये थोड़ी सुस्ती दिखा रहा था, अभी भी गिरावट के साथ ही बंद हो रहा है। ओएनजीसी आज अच्छी खरीदारी, इस पर 4.5%, अदानी पोर्ट्स 4% ऊपर, कोल इंडिया यहां पर अच्छी खबर, डिविडेंड के लिए फिर से बोर्ड बैठक होने वाली है। कोटक बैंक ने होल्ड आउट किया और आईसीआईसीआई बैंक ने भी थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई है, हालांकि कल की गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे था गिरने में। जी एंटरटेनमेंट 7% ऊपर, खबर आ रही है सोनी के साथ मर्जर की प्रक्रिया पूरे जोर शोर से चल रही है। चंबल फर्टिलाइजर अच्छी खरीदारी, वोडाफोन आइडिया 11 का लेवल आज टच किया, लॉरस लैब्स, टोरेंट पावर, फर्स्ट सोर्स, कॉनकॉल
के बाद बढ़िया रिएक्शन इस पर ओलंपिक फार्मा, ICICI लोम्बार्ड, साथ ही HPCL, गुजरात गैस, RBL बैंक और NTPC कुछ बिग विनर्स आज के ट्रेड में। सामने आपने देखा IRCTC 4% नीचे आ जाते हुए दिखा, पिडलाइट 4% नीचे, लगातार दूसरे दिन एस्ट्रल पर भी दबाव, मिड कैप ITA में भारी गिरावट रही, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, L&T इन्फोटेक, एम्फोसिस, इन सभी काउंटर्स में वीकनेस आपने बनती हुई देखी। हैवेल्स 2.5% की गिरावट दिखाता हुआ, मुथूट फाइनेंस, इंडिया मार्ट, एबट इंडिया, SRF, परसिस्टेंट सिस्टम्स, HAL, इंटरग्लोब एविएशन, PVR और BHEL कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस बनती हुई देखी। रीसेंट लिस्टिंग्स की अगर बात करें तो पेटीएम आज का था बिग विनर, 15%, 17% का उछाल क्लोजिंग में आपको आते हुए दिख रहा है। 20% का सर्किट आपको लेटेंट व्यू एनालिटिक्स में भी आते हुए दिखा। इसके अलावा आपने तेजी देखी MTR पर 14% ऊपर, SGS एंटरप्राइजेस, पॉलिसी बाजार, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, फिनो पेमेंट्स बैंक लगातार दूसरे दिन यहां पर भी एक्शन दिखा। एमी ऑर्गेनिक्स और नाइका ये कुछ और काउंटर्स हैं जहां पे तेजी रही, और जोमैटो भी 150 के ऊपर क्लोजिंग दिखाता हुआ आपको दिख रहा है। तो अनिल जी, ऑल इन ऑल अच्छी शुरुआत हुई, अच्छे गेन्स मिले, बट जो आखिरी आधे घंटे की बिकवाली है 17,350 तक निफ्टी प्रोविजनल जाते हुए दिख रहा है, और बैंक निफ्टी भी 37,350 के नीचे आया। बिल्कुल 37,450, 37,350, 37,275 ये सारे टारगेट, हालांकि क्लोजिंग जो आएगी थोड़ी सी बेहतर होगी, बैंक इसके ऊपर होनी चाहिए, और निफ्टी पर जो क्लोजिंग होगी वो 37,370-75 के आसपास थोड़ी सी ऊपर होगी। लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि क्लोजिंग खराब है। दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करने के बाद आखिरी आधे घंटे में बाजार पर दबाव जबरदस्त बनता हुआ दिखा, यानी कि FIs की बिकवाली का प्रेशर अभी तक खत्म हुआ नहीं है, ये ध्यान में रखा जाए। ये आपके लिए संकेत साफ आता हुआ दिख रहा है। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन से आपको मैं बता दूं कि क्या कुछ होने वाला है आज के सेशन में, आज के दिन में, इवनिंग में, वो आप ध्यान में रखें। केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर अंकुश लगाने का मन बना लिया है। सरकार ने पार्लियामेंट के विंटर सेशन में क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 लाने का प्लान किया है। ये बिल आपके लिए आने की तैयारी में है। इससे देश में क्रिप्टो करेंसी के भविष्य को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी, और ये भी साफ हो जाएगा कि ये डिजिटल करेंसी की ट्रेडिंग पर छूट किस हद तक होगी। आज हम अपने खास शो आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर करेंगे चर्चा, और जानेंगे कि क्रिप्टो करेंसी पर कितना भरोसा कर सकते हैं और क्या है इसके खतरे। इसे बैन करना सही होगा या रेगुलेट करना बेहतर होगा। हमारे साथ होंगे बाजार के और इससे जुड़े हुए कुछ जाने माने विशेषज्ञ। बात करेंगे पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग साहब से, को फाउंडर एंड CEO यूनिकॉइन के सात्विक विश्वनाथन जी होंगे हमारे साथ, और बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब भी। देखिएगा क्रिप्टो पर सरकारी वीटो, ये आज शाम का विशेष शो। क्रिप्टो अब क्या होगा, दोपहर का अगर आपने ये शो मिस किया है तो शाम को आज फिर देख सकते हैं, शाम 6 बजे 5:56 पर और 9:56 पर मेरे और दीप के साथ जो शो हमने आज दोपहर में 1:30 बजे किया, वो आप शाम को भी देख सकते हैं वापस से। मनी गुरु में हम आज बात करेंगे थीमेटिक फंड की, यानी कि थीमेटिक फंड क्या है, सेक्टरल फंड और थीमेटिक फंड में फ़र्क क्या है, थीम बेस्ड फंड जो सेक्टर से जुड़े हुए फंड होते हैं उनसे अलग क्या कैसे होते हैं, और इसमें रिस्क क्या है और फ़ायदे क्या है। थीमेटिक फंड निवेश का सही समय, ये हमारी विशेष पेशकश होगी। हमारे साथ जुड़ेंगे प्रतीक ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस म्यूचुअल फंड के, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे विकास पुरी साहब जो हेड है वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट के। इन दोनों खास मेहमानों के साथ हम करेंगे विशेष चर्चा, ये है आपके लिए। क्रिप्टो को लेकर हर तरफ चर्चा है, सरकार भी इस पर जल्द कानून लाने की तैयारी में, लेकिन जिस क्रिप्टो के बारे में आप हर तरफ सुन रहे हैं, आखिर वो है क्या, क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है, क्रिप्टो की शुरुआत कैसे हुई और दूसरे देशों में क्रिप्टो को लेकर क्या रुख है, क्रिप्टो करेंसी की हर एक बात हम बताएंगे आज रात इंडिया 360 डिग्री में। देखना मत भूलिए कहानी क्रिप्टो की, ये आज का विशेष हमारा फ्लैगशिप शो आपके लिए होगा। तो ये सारा कुछ एक्शन है, और फाइनली देखिए निफ्टी वहीं जाकर बंद हुआ है दीप, 17,415। इनफैक्ट मैं जो उम्मीद कर रहा था उससे काफ़ी बेहतर बंद हुआ। आखिरी मिनटों की बिकॉज एग्जैक्टली 17,416 का बंद था परसों, और 17,415 पर बंद हुआ। लेवल होल्ड कर, मैं वही कह रहा था वहीं बंद होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। फाइनली आ गया वहीं पर, एवरेज होकर भी आ गया, लेकिन वहीं गया सर। जबकि लो 358 का, कुछ 355 का लो दिखा था, अभी दिख रहा था सर, 354 का लो था, गजब, 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। सेम बैंक निफ्टी भी हरे निशान में बंद हुआ है 37,450 के आसपास, जिस लेवल की हम बात कर रहे थे। तो मार्केट एडजस्टेड बेसिस पे लेवल को रेस्पेक्ट करता हुआ आपके लिए विदा लेने का वक्त है। आशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दिल्ली वाले हमारे नितिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, किरण जी का शुक्रिया, और जय ठक्कर साहब और सचिन जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कौन बचे हैं, वागले साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बस बाकी सब हो गए।
कोई है? कुणाल जी को तो धन्यवाद हम देंगे ना, कुणाल वो जी हमें देंगे। हाँ, वो हमें देंगे क्योंकि हम उनको बर्थडे की बधाई दे चुके हैं और उनको हम धन्यवाद अभी नहीं देंगे जी, बाद में देंगे। अच्छा, या तो हमें बर्थडे की पार्टी मिल जाए उसके बाद, या रिटर्न गिफ्ट हम तक पहुंच जाए उसके बाद उनकी बर्थडे का। अच्छा सर, कुणाल जी तो ऐसे टी टोटलर है, तो वो तो मतलब सेलिब्रेशन उनका कैसा होता है? जूस के साथ, चाय के साथ। चाय कुणाल जी, चाय के साथ सेलिब्रेशन। चाय अनिल जी सर्दियों में जूस नहीं, अनिल जी सर्दियों में केवल और केवल चाय। वाह, क्या बात है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो उन्हें पसंद हो हम वही पियेंगे। तो कुणाल जी, एंजॉय योर डे। आज तो आपका दिन है, विशेष दिन है, तो बिल्कुल धूमधाम से मनाएं। और 2 साल से मेरे ख्याल से मना नहीं पाएंगे कुणाल जी। पिछले साल भी, पिछले साल ही नहीं मना पाए। पिछले साल ही नहीं मना पाए। हाँ, तो इस साल आप आराम से मनाएं। अच्छा, आशु जी कुछ कहना चाहते हैं? आशु जी शायद हो सकता है आपको पार्टी दे रहे हो। जी आशु जी। अनिल जी, पार्टी तो मैं बिल्कुल 100% रेडी हूँ, बट चाय का कोई सेलिब्रेशन नहीं होता अनिल जी। और मैंने बहुत बार नोटिस किया अनिल जी, जो बिल्कुल ड्रिंक नहीं करते वो कभी कभी पार्टी में तो एक मतलब किसी के कहने पे मतलब आउट ऑफ लव तो कर ही देते हैं, आउट ऑफ पार्टी वो हो जाता है कि इतना तो कुणाल जी को ओपन रहना ही चाहिए। ये आपके और कुणाल जी के बीच की बात है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुणाल जी और आप दोनों सहमति रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस भी तरीके से करें, एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए।